नमस्कार साथियों, जय हिंद। साथियों, आगे बढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे ही होंगे। मैं हूं संदीप झा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन संस्थान फाइनल सिलेक्शन बाय संदीप में। आइए जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। आज का जो ये सेशन है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम लोग पूरा करेंगे फिजिक्स को, और प्रयास ये रहेगा कि सारी ही बातें आपको क्या हो जाए, आज के सेशन में ही क्या हो जाए, बिल्कुल से याद हो जाए। एकदम अच्छे तरीके से पूरे डिटेल के साथ आपको क्या करते चलेंगे, हर एक बिंदु को बताते चलेंगे। बस आप ध्यान से क्या कर लीजिए, इस सेशन को देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, साथ साथ में आप आंसर लगाते चलिए, है ना। एक बार आप सभी का फिर से आपके अपने ऑनलाइन संस्थान फाइनल सिलेक्शन बाय संदीप में स्वागत है। आइए तो बिना किसी देर के, बिना किसी है ना समय की बर्बादी के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बीपीएससी ने कह दिया है कि भैया देखो 1700 वैकेंसी तो हम दे ही रहे हैं। और ये बातें हमने आपसे बहुत पहले कह दिया था कि 2000 वैकेंसी क्या है कि बीपीएससी में आने वाली है। वो अलग बात है कि लोगों ने उस समय थोड़ा सा क्या किया था, है ना, मेरे उस कथन पे जो है ना, बहुत ज़्यादा हमें क्रिटिसाइज किया था कि 2000 बोल ही रहे हैं तो 2 लाख बोल दीजिए, है ना, 4 लाख बोल दीजिए, बोलने में आपको क्या जा रहा है। तो बस यही है। हाँ, लेकिन हाँ, कुछ लोग वहाँ से ही क्या हो गए थे, सीरियस हो गए थे कि चलो भैया ये सीट सच में ऐसा आ रहा है तो हम क्या होते अच्छे से लग जाते हैं। खैर, सबका अपना अपना ये है। तो उन सब बातों को छोड़ते हुए सीधे 1700 वैकेंसी है। आपको अगर इसमें से एक सीट अपने लिए पक्का करना है तो आपको एकदम बेहतर तरीके से क्या करना होगा, लग जाना होगा। और आशा करते हैं आप बिल्कुल ही बेहतर तरीके से लग चुके होंगे। तो चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए आ जाते हैं और आज के सेशन के प्रश्नों पर हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं। बीपीएससी 17वीं के लिए 1700 की ये जो वैकेंसी है, उस वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए जोरदार तरीके से, शानदार तरीके से आज के सेशन से हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। संपूर्ण फिजिक्स इसमें क्या कर लेंगे, 0 टू हीरो आप बन जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में ना जी। ठीक है, आइए तो बिना किसी देरी के सीधे आ जाते हैं, मुद्दे पे आते हैं। और मुद्दे पे आने के बाद हम लोग अपने सेशन की कर लेते हैं शुरुआत। तो आप लोग बिल्कुल एकदम से, है ना, तैयार होंगे आज के सेशन के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी के प्यार के कारण, है ना, अपने YouTube पे 52.2 के मेंबर्स हो चुके हैं। 900 प्लस कंटेंट हमने YouTube पे डाल रखा है। टेलीग्राम ग्रुप संदीप सर बीपीएससी पे आपको क्या हो जाता है, सारा पीडीएफ इसका मिल जाएगा। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेते तो वहां से आपको सिस्टमेटिक तरीके से सारी क्लासेज मिल जाएगी, सारे कोर्सेज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बाकी किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पर क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। खैर, आइए प्रश्नों पर आते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है ना, जब आप क्या करते हैं, फिजिक्स को पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो आपको सबसे पहला जो टॉपिक मिलता है मेरे प्यारे साथियों, वो मिलता है मात्रक का। क्या मिलता है, मात्रक। तो पूछा जा रहा है मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मात्रक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो क्या आंसर होगा, तो देखिए मात्रक जो होते हैं मेरे प्यारे साथियों वो कितने प्रकार के होते हैं, आप कहेंगे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक आपका क्या होता है, मूल मात्रक होता है। एक क्या होता है, मूल मात्रक होता है। और एक दूसरा क्या होता है, एक दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक होता है। कितने प्रकार का हो जाएगा, 2 प्रकार का होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा हमने तो पढ़ा था कि 7 प्रकार का मात्रक होता है। 7 होता है, लेकिन 7 कौन होता है, तो 7 ये मूल मात्रक जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं जी, तो मूल मात्रक जो होते हैं मेरे प्यारे साथियों वो हो जाते हैं 7 प्रकार के। इसको भी ध्यान में रख लेना है। अगला प्रश्न कहता है ताप का, है ना, ताप का जो एसआई मात्रक है ये क्या होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको सिर्फ ताप का है नहीं, सबका पता होना चाहिए। तो मीटर किसका हो जाएगा, कहिएगा मीटर तो हमें बिल्कुल पता है किसका हो जाएगा, लंबाई का हो जाएगा। किलोग्राम किसका हो जाएगा, कहिएगा ये भी पता है ये किसका हो जाएगा, द्रव्यमान का हो जाएगा। कहेगा समय किसका होगा, तो कहिएगा ये तो सॉरी सेकंड किसका होगा, तो ये किसका हो जाएगा, समय हो जाएगा। और ताप का क्या हो जाएगा, ताप का क्या होगा, ताप का हो जाएगा केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, केल्विन हो जाएगा। आइए अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत धारा, है ना, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। थोड़ा सा हम लोग तेजी से चलेंगे, ठीक है, आप भी तेजी से क्या करते चलिए, आंसर करते चलिए, है ना। बाकी की बात विचार जो है अगले किसी सेशन में कर लिया जाएगा। आज के सेशन को एकदम तेजी से करके पूरा फिजिक्स पूरा कर लेते जितना जल्दी से जल्दी हो सके। ठीक है, आइए तो विद्युत धारा का जो मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा, विद्युत धारा की मात्रक की बात कर ले। विद्युत धारा का क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्पियर। अच्छा, कैंडला किसका हो जाएगा, कैंडला किसका हो जाएगा, तो कैंडला हो जाएगा, है ना, ज्योति तीव्रता का हो जाएगा, है ना। ज्योति तीव्रता का क्या होगा, कैंडला हो जाएगा। अगर हम मोल की बात कर ले तो मोल का क्या हो जाएगा, पदार्थ का परिमाण हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
है ना, पदार्थ का क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। अगर हम केल्विन की बात कर लें तो केल्विन का क्या हो जाएगा, केल्विन का क्या हो जाएगा जी, केल्विन का क्या हो जाएगा, ताप हो जाएगा। केल्विन का क्या हो जाएगा, ताप हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आवृत्ति का जो मात्रक है क्या हो जाएगा जी। आप सभी साथियों को एक बार फिर से नमस्कार, जय हिंद। आइए तो क्या है, आवृत्ति की हम बात कर ले तो आवृत्ति का क्या हो जाएगा, आवृत्ति का क्या होगा, हर्ट्ज हो जाएगा। आवृत्ति का क्या होगा, हर्ट्ज हो जाएगा। अच्छा, रेडियन का क्या हो जाएगा, तो रेडियन का हो जाएगा, रेडियन किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समतल कोण का क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। और घन कोण का क्या हो जाएगा, घन कोण का क्या होगा, तो घन कोण का हो जाएगा अस्टेरेडियन हो जाएगा। घन कोण का क्या होगा जी, घन कोण का क्या हो जाएगा, अस्टेरेडियन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है, कहते हैं दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगा। दूरी मापने के लिए अगर आपको कहा जाए आपको दूरी मापना है और उसकी सबसे बड़ी इकाई की बात कर ली जाए तो क्या होगा, उसका हो जाएगा पारसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पारसेक होगा। अच्छा कहेगा एक पारसेक बराबर क्या हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि आप हमें यह बताइए कि एक पारसेक बराबर जो है ना, आपसे अगर यह पूछ दिया जाए कि आप यह बताइए कि एक पारसेक बराबर जो है कितना हो जाएगा, है ना। अगर आपसे पूछ दिया जाए एक पारसेक बराबर कितना होगा तो कहिएगा 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3.26 क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में ना दिया रहे तो आपको क्या लिखा रहेगा, तो लिखा रहेगा 3.08 इंटू 10 टू द पावर कितना, 16 मीटर। क्या हो जाएगा जी, 16 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रकाश वर्ष की चर्चा हुई है, किसकी चर्चा हुई है, प्रकाश वर्ष की चर्चा हुई है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या हो जाएगा, है ना, एक प्रकाश वर्ष बराबर जो है क्या होगा, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा 9.46 इंटू, है ना, 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर। अगर मीटर में है तो 15 होगा, लेकिन यही अगर किलोमीटर में रहे तो हो जाएगा 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 12 क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। तो ये बेसिक सा चीज है जो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर हम डाइन की बात कर ले तो डाइन क्या हो जाएगा, ये बल का क्या हो जाएगा, बल का मात्रक हो जाएगा, है ना, बल का मात्रक हो जाएगा। किसमें, तो डाइन जो हो जाएगा बल का मात्रक होगा, लेकिन किसमें, तो इसका जो सीजीएस मात्रक होता है ना, बल का मात्रक जब सीजीएस में होगा तो सीजीएस में क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा। और यही बल का मात्रक जब क्या हो जाएगा, एसआई में होगा, है ना, किसमें होगा, एसआई में होगा, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, न्यूटन होगा। अर्ग की भी यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, लगे हाथों बात कर लेते हैं। अर्ग में जब आप बात करेंगे तो इसका जो हो जाएगा, ये किसका मात्रक हो जाएगा, तो ये कार्य का सीजीएस मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे करके देख लेंगे, कार्य का मात्रक देख लेंगे, यहाँ पे दो चीजें देख लेंगे। अगर सीजीएस की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा। और अगर हम क्या कर लेते हैं, क्या इसको बोलते हैं, एसआई, है ना, एसआई की बात कर लेते हैं तो कार्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एसआई की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, है ना, जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल एकदम से क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बस अब ध्यान से सुनते चलिए, समझते चलिए, चीजों को याद करते चलिए। आइए जेप्टो की बात कर लेते हैं कि एक जेप्टो बराबर कितना हो जाएगा। एक जेप्टो बराबर जो है कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा क्या कर लेते हैं, सिस्टम ही क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है ना, फिर पता चल जाएगा जेप्टो का क्या हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए 10 टू द पावर -1 क्या हो जाएगा, डेसी हो जाएगा। 10 टू द पावर -2 क्या हो जाएगा, सेंटी हो जाएगा, है ना। 10 टू द पावर -3 क्या हो जाएगा, मिली हो जाएगा। 10 टू द पावर -6 क्या हो जाएगा, माइक्रो हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा 10 टू द पावर -9 क्या हो जाएगा, नैनो हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, नैनो। 10 टू द पावर -12 क्या हो जाएगा, है ना, पीको हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नैनो हो जाएगा 10 टू द पावर -9। और 12 में क्या हो जाएगा, पीको हो जाएगा, है ना। 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, -15 क्या हो जाएगा, नैनो। पीको के बाद क्या हो जाएगा, फैमेटो हो जाएगा। 10 टू द पावर -18 क्या हो जाएगा, एट्टो हो जाएगा। क्या होगा, एट्टो हो जाएगा। जब आप यहां से आगे बढ़ेंगे 10 टू द पावर -21 क्या हो जाएगा, जेप्टो हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, जेप्टो हो जाएगा। ठीक है, 24 जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -24 क्या हो जाएगा, योक्टो हो जाएगा। आपको अगर ये पूरा का पूरा क्या है पता है, फिर नैनो पूछ दे, पीको पूछ दे, फेमटो पूछे, एटो पूछे, जेप्टो पूछे, योक्टो पूछे, क्या फर्क पड़ता है। तो जेप्टो यहां से पूछ रहा है तो जेप्टो का क्या हो जाएगा, तुरंत आप यहां से क्या कर लेंगे, कह देंगे जेप्टो का क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -21 क्या हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ा जाए।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्न में से कौन अदिश राशि हो जाएगा जी। अदिश राशि क्या होगा, अदिश राशि क्या होगा जिसमें हमें डायरेक्शन का पता ही ना चले। ठीक है, तो किसमें डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा, तो विद्युत धारा में डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अदिश हो जाएगा। जो बाकी सब बच गया तो ये क्या हो जाएगा, तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। तो सोचने वाली बात है जी। आइए अगले प्रश्न पे कहता है सदिश क्या होगा जिसमें हमें क्या हो जाए, है ना, जिसमें हमें क्या हो जाए, डायरेक्शन का पता चल जाए, उसे हम क्या कहेंगे, सदिश कहेंगे। तो डायरेक्शन का किसमें पता चलेगा, तो त्वरण यहाँ पे क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। अब बाकी का ये सब क्या हो जाएगा, तो बाकी जो सदिश नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। चाल, आयतन, समय, ये सब क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। ये तो सोचने वाली बात है। ठीक है ना, कहिएगा बस सोच ही तो रहे हैं। ठीक है, किसी वस्तु के द्वारा जो है एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड। देखिए अगर यहाँ पे निश्चित दिशा ना होता, अगर यहां से क्या होता, ये जो आप निश्चित दिशा देख रहे हैं, अगर हम इस निश्चित दिशा को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर हम निश्चित दिशा को हटा के सिर्फ क्या कर देंगे, प्रति सेकंड वस्तु द्वारा चली गई, है ना, दूरी को क्या कर लेंगे, देख लेंगे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। लेकिन जब उसमें दिशा दिया रहे तो क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। यानी वेग रहेगा, जब दिशा रहेगा तो वो वेग हो जाएगा, और दिशा हटा दीजिएगा तो सिर्फ चाल हो जाएगा। वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, तो वस्तु द्वारा, है ना, वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई, है ना, तय की गई क्या हो जाएगा, दूरी होगा। यहाँ पे देखिए निश्चित दिशा नहीं है, निश्चित दिशा जब इसमें लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेग होगा। और विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन होता है निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच दूरी, क्या हो जाएगा, निश्चित दिशा में। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, विस्थापन क्या होगा, तो निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, दूरी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता है कि धनुष से छूटा हुआ बाण का पथ कैसा होगा। धनुष से जब यहां से मान लिया जो कोई बुतरू क्या करता है, धनुष से बाण छोड़ेगा तो क्या होगा, यहां से ऐसे, जब यहां से उड़ेगा तो ऐसे होके ऐसे हो जाता है। तो ये जो इस प्रकार का जो पथ बनता है, इस पथ को कहा जाता है ना, परवलयाकार कहा जाता है। क्या बोला जाता है जी, इस पथ को कहा जाता है, इस रास्ते को कहा जाता है परवलयाकार कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन कहते हैं प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है ना। थोड़ा सा ध्यान से प्रश्न का आंसर लगाइएगा। कहते हैं प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच कितने डिग्री का क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, कोण बनाता है। अगर ये आपसे पूछ दिया जाए तो आप क्या कहेंगे। अगर आप कहेंगे 45 डिग्री तो आपका हो जाएगा गलत, और आप कहेंगे 90 डिग्री तो आपका हो जाएगा सही। कहेगा 45 डिग्री तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो बचपन की बात कुछ और थी। ठीक है आइए समझे ना जी, आइए समझे, तो क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा 45 डिग्री क्या होगा, किसी को लंबा छक्का लगाना है ना, ज्यादा लंबा छक्का कैसे लगेगा जी, है ना, ज्यादा लंबा छक्का, है ना, छक्का लगाना है, लगाने में सहयोग, है ना, लगाने में ये क्या करेगा, सहायता करेगा। समझे कि नहीं समझे, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कहते हैं वृत्तीय गति जो है कैसी होती है। वृत्तीय गति की अगर हम बात कर ले, वृत्तीय गति अगर गोल गोल घूमता हुआ जो गति होता है, किसी खास क्षेत्र गोलाकार क्षेत्र पे अगर कोई वस्तु घूम रही है तो उसकी गति क्या हो जाएगी, त्वरित गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्वरित गति होगा, क्योंकि बार बार इसका क्या होगा, डायरेक्शन में क्या होगा, बदलाव आया, इसके गति में क्या हो जाएगा, बार बार क्या होगा, बदलाव आएगा। कहते हैं पाई का मान जो है ना, पाई का मान है ना, आपको बताना है ना, आपको बताना है कि पाई का मान सबसे पहले किसने बताया था जी। पाई का मान जो है ना, पाई का मान जो है सबसे पहले किसने बताया था, पाई का मान सबसे पहले किसने बताया था, क्या आंसर होगा, पाई का मान सबसे पहले, तो पाई का मान बताया था आर्यभट्ट ने। किसने, आर्यभट्ट ने। और आइंस्टीन ने क्या बताया था, इन्होंने कहा था E=mc² कहा था। और कनाद क्या कहा था कि पदार्थ जो है ना, पदार्थ किससे बना हुआ है, तो परमाणु से बना है, पदार्थ परमाणु से बना है। क्या हो जाएगा, परमाणु से बना है। किससे बना है जी, परमाणु से बना है। क्लियर है ना, चलिए बहुत बढ़िया। कहते हैं न्यूटन ने प्रिंसिपिया नामक किताब जो है कब प्रकाशित किया था या कब लिखा था। न्यूटन के द्वारा जो है ना प्रिंसिपिया नामक एक क्या किया गया था, किताब लिखा गया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, न्यूटन के विभिन्न नियमों के बारे में उन्होंने चर्चा किया था। यह किताब कब लिखा गया था, 1687 में। न्यूटन को क्या कहा जाता है, भौतिकी का पिता, भौतिकी के पिता कहा जाता है ना जी, कन्फर्म है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, है ना, भौतिकी का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भौतिकी का पिता हो जाएगा। न्यूटन को क्या कहा जाता है,
न्यूटन को कहा जाता है ये भौतिकी के पिता है ना, फादर ऑफ क्या हो जाएगा जी, फिजिक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहते हैं संवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा जी, संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा, संवेग का एसआई मात्रक होगा न्यूटन मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, है ना, न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किलोग्राम, सॉरी किलोग्राम मीटर, ये मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति क्या हो जाएगा जी, सेकंड हो जाएगा। अच्छा मीटर प्रति वर्ग सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका, है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये किसका होता है, ये किसका हो जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा त्वरण का हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड जो है ये किसका हो जाएगा, तो मीटर प्रति सेकंड किसका हो जाएगा, चाल का होगा, और न्यूटन मीटर किसका हो जाएगा, ये है आपका न्यूटन मीटर, ये हो जाएगा आपका बल आघूर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना, बल आघूर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, बल आघूर्ण हो जाएगा। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, संवेग का हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड संवेग का होगा। आइए अगले प्रश्नों पे, अगला क्वेश्चन कहता है कि न्यूटन के गति नियम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है। न्यूटन के गति के नियम के बारे में आपसे पूछ रहा है कि न्यूटन ने जो गति का नियम दिया था उस संदर्भ में आपको बताना है क्या सही होगा। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पहला नियम जिसका होता है वो दूसरे नियम का ही क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा, यही बातें यहां पे क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, बाकी जो बच गया वो क्या हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा, सिंपल सी बात है। आइए आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है निम्न में से कौन अभिकेंद्रीय बल का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल यानी नीचे की ओर यहां पे क्या हो रहा है, बल लग रहा है, यानी इसको इसे समझना है। अप केंद्रीय रहेगा तो अप माने क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो ऊपर की बात यहां पे की नहीं जा रही है, यहां पे अभिकेंद्रीय की बात की जा रही है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मौत का कुआं हो जाएगा, है ना, मौत का कुआं क्या हो जाएगा, आपका अभिकेंद्रीय हो जाएगा। और ये दोनों जो हो जाएगा, दूध से मक्खन निकालने की मशीन हो गया या फिर कपड़ा सुखाने का है, तो ये हो जाएगा अपकेंद्रीय हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल का क्या हो जाएगा जी, उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का क्या हो जाएगा, उत्तोलक हो जाएगा, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। बिल्कुल एकदम आसान से तरीके से आपको क्या कर लेना है, याद रख लेना है कि जिसके बीच में नट बोल्ट क्या होगा, टाइट होगा, समझ जाइएगा क्या हो जाएगा, वो प्रथम श्रेणी का क्या हो जाएगा, उत्तोलक होगा। अब आप चिमटा सरोता कैंची को जब निहारिएगा तो कैंची में क्या हो जाएगा, बीच में क्या होता है, नट टाइट होता है, ठीक है, नट बोल्ट टाइट रहता है ना, जिसपे वो क्या होता है, मूव करता है, समझा नहीं समझे। आइए आगे बढ़ा जाए, कहते हैं निम्न में से कौन क्या हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी का क्या हो जाएगा, उत्तोलक हो जाएगा। अब द्वितीय के लिए हम क्या याद रखें, द्वितीय के लिए याद रखिए जिसके आगे में क्या होगा, नट बोल्ट टाइट होगा। अब पिलास में क्या होगा, तो बीच में होता है, मनुष्य के हाथ में तो नट बोल्ट होवे नहीं करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक पहिए की कूड़ा ढोने वाली क्या हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगा। देखिए कभी भी एग्जाम्पल को आप नहीं याद कीजिए, आप उसके कंसेप्ट को याद कर लीजिए, आखिरकार इसका कंसेप्ट क्या है। जरूरी थोड़े है कि एक पहिया का ढोने वाला गाड़ी रहेगा, कुछ और भी हो सकता है, नींबू निचोड़ने वाला दे देगा मशीन, तो कहेगा ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि हम क्या करें, उस कंसेप्ट को ही कर लें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि निम्न में से क्या हो जाएगा, कौन तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। तो हमने क्या बताया, हमने बताया जिसके बीच में नट बोल्ट टाइट रहेगा वो आप समझ जाइएगा क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। जिसके आगे में होगा आप समझ जाइएगा वो दूसरा हो जाएगा। तो तीसरा में क्या हो गया, जो ये दोनों में फिट नहीं बैठेगा वो क्या हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। तब यहाँ देखिए कील उखाड़ने की मशीन, ठीक है, चिमटा है, नींबू निचोड़ने की मशीन है, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो चिमटा में कहीं कोई नट बोल्ट आपको टाइट नहीं दिखेगा, तो चिमटा इसका क्या हो जाएगा, तीसरा वाला क्या हो जाएगा, मतलब प्रकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है संतुलन कितने प्रकार के होते हैं। संतुलन जो है कितने प्रकार के होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो संतुलन कितने प्रकार का होता है, सिंपल सा बात है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा ये 3 प्रकार होगा आपको याद होना चाहिए। क्या होगा, या तो अस्थाई होगा, कहिएगा अच्छा, है ना, अस्थाई नहीं होगा तो क्या होगा, अस्थाई होगा। और अगर अस्थाई भी नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, बोलेगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंसर क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को, है ना, यांत्रिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है, तो डायनेमो हो जाएगा। डायनेमो क्या हो जाएगा, ये यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में क्या करता है जी, बदलने का काम करता है। मोमबत्ती की बात कर ले तो मोमबत्ती क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा से क्या करता है, तो रासायनिक ऊर्जा को, है ना, रासायनिक ऊर्जा को
क्या करता है, तो जब जलाइएगा तो क्या हो जाएगा, प्रकाश आपको मिलेगा, और जब छुइएगा तो आपको गरम गरम महसूस होगा, तो गरम गरम महसूस होगा, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से उष्मा भी निकल रहा है। ये तो सोचने वाली बात है जी, नहीं है ना। अगर आप मोमबत्ती जला दिए और उसको छू दीजिएगा तो क्या होगा, है ना, गरम गरम महसूस होगा। ठीक है, और उसके बाद ये माइक्रोफोन की बात कर लेती, हो गया माइक्रोफोन, तो हम यहाँ से बोल रहे हैं तो ध्वनि हो गया, अब इसमें घुस जा रहा है तो इलेक्ट्रिक बन जा रहा है, विद्युत ऊर्जा में आपके पास पहुंच जा रहा है, तो क्या हो जाएगी, ये क्या करेगा, तो ये करेगा ध्वनि ऊर्जा को, है ना, ध्वनि ऊर्जा को किस में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में, है ना, विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदल देता है। और लाउड स्पीकर क्या करता है, देखिए माइक्रोफोन में क्या हुआ, ध्वनि यहां से घुसा, विद्युत में बन गया, अभी लाउड स्पीकर में जाएगा तो विद्युत जाएगा, फिर उसका से ध्वनि निकल जाएगा, तो ये क्या करता है ना, विद्युत ऊर्जा को, है ना, विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है ना, फिर से बदल देता है ध्वनि ऊर्जा में, है ना। इसलिए आप क्या कर लेते हैं, है ना, हम यहां से बोलते हैं और आप सुन पाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना जी, कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। चलिए बहुत बड़ी, आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है ना, तो थोड़ा सा तेजी से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है ना, आइए तो क्या हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का जो काम है ना, रासायनिक ऊर्जा को मेरे प्यारे साथियों, ये जो विद्युत ऊर्जा में बदलने का जो काम करता है, कौन करता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा, तो ये बदल देगा विद्युत सेल बदल देगा, ट्यूबलाइट क्या करेगा, इसमें आप क्या कीजिए, विद्युत दीजिए, इसमें जब आप विद्युत दीजिएगा, करंट दीजिएगा, तो ये विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा, प्रकाश में बदल देगा, है ना, आप एकदम भकभका के दिखने लगिएगा, है ना। विद्युत बल्ब क्या करता है, तो ये भी यही काम करता है, ये भी क्या करता है, यही काम करता है कि विद्युत ऊर्जा से क्या देगा, तो प्रकाश देगा। लेकिन विद्युत बल्ब में एक और खासियत होता है कि गर्म भी हो जाता है, छुइएगा तो बड़ा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उष्मा हो जाएगा, और ज्यादा जब जलाइएगा तो रूम को भी क्या कर देता है, गर्म कर, जैसे ही रूम क्या कर देता है, इसको गर्म कर देता है ना, लाइट वेट एकदम भगभगा के गर्म कर देता है। ठीक है, उसके बाद विद्युत मोटर की बात कर ले, विद्युत मोटर में क्या होता है, उसमें भी आप करंट डालिएगा तो आपका मसाला उसाला क्या कर देगा, पीस के तैयार कर देगा। तो क्या हो जाएगा, ये विद्युत ऊर्जा को क्या कर देगा, है ना, विद्युत ऊर्जा से क्या कर देगा, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। किस में बदल देगा जी, यांत्रिक ऊर्जा में। देखिए याद नहीं करना है, समझना है कि ये करता क्या है ना, इसके कंसेप्ट को क्या करना है, समझना है ना। वो दिन खत्म हो चुका है जब रट्टा मार के क्या हो जाता था, काम चल जाता था। अब आपको कंसेप्ट समझ के जाना है, कंसेप्ट समझ के जाइएगा, वहां पे प्रश्न कैसे भी पूछेगा, आप क्या कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम क्या करते, बात करते संवेग दुगुना होगा तो क्या हो जाएगा, असंवेग दुगुना हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, है ना, 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 4 गुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, है ना, 4 गुना हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, है ना। जैसे मान लीजिए अभी क्या करते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, आप जो मान लीजिए आपने क्या किया, ग्रुप का निर्माण किया। अब उस ग्रुप में क्या किया, मान लेते हैं कि जो लोग जुड़े हैं बहुत ज्यादा क्या उत्साहित हैं, तो क्या हो जाएगा, आपकी भी तैयारी का स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और मान लीजिए आपने ग्रुप ज्वाइन किया और उस ग्रुप में जो है एकदम सब क्या करते हैं ना, मरनासन्न टाइप के व्यक्ति ने क्या किया, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, चलो ठीक है, मिल रहा था फ्री में ज्वाइन कर लिया, हटाओ। तो वो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा कि, है ना, मतलब जो है सो बेकार स्थिति हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो क्या कहते हैं, संवेग जब दुगुना होगा तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अच्छा, वाट किसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा, वाट किसका होगा, तो वाट कब लगा देना है जी, है ना, आपके पास में जैसे ही पावर होगा तो हमको लगता है कि आप 2-4 लोगों का क्या कर दीजिएगा, वाट लगा दीजिएगा, जो बोलते रहता है कि तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, कार्य ऊर्जा की बात कर लें तो इसका क्या हो जाएगा, तो कार्य ऊर्जा का क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। कार्य ऊर्जा का क्या हो जाएगा जी, कहिएगा जूल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कहते हैं 1 वाट सेकेंड, 1 वाट सेकेंड इनमें से किसके बराबर होता है। 1 वाट सेकेंड जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, 1 जूल के बराबर होता है। और 3600 जूल की अगर हम बात कर लेते, ये हो जाएगा 1 वाट घंटा। क्या हो जाएगा, 1 वाट घंटा होगा। और अगर 1 किलो वाट घंटा की बात कर लें, किसकी बात कर लें, 1 किलो वाट घंटा की बात कर लें, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे होगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 जूल हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन कहते हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्व जनित त्वरण का मान क्या होता है। पृथ्वी की सतह से अगर हम ऊपर जाएंगे या पृथ्वी की सतह से हम क्या हो जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो क्या होगा, ऊपर जाइए नीचे जाइए, मान क्या हो जाएगा, इसका घटता है, मान क्या हो जाएगा, घटेगा। महत्तम कहां पे मान होगा, कहिएगा ध्रुव पर क्या हो जाएगा, इसका मान महत्तम होगा। कहेगा न्यूनतम कहां पे होगा, तो वो उसको क्या बोलते हैं, जो विषुवत रेखा जो बीचों बीच से गुजरती है, वो विषुवत रेखा पर क्या हो जाएगा, तो विषुवत पर क्या हो जाएगा, इसका मान न्यूनतम होगा। हमने आपको एकदम बढ़िया से ज्योग्राफी में समझा रखा है कि कैसे कैसे यहाँ पे
देखिए विषुवत रेखा हो जाता है, कैसे जो है मकर रेखा हो जाता है ना, कैसे जो है कर्क रेखा हो जाता है, कैसे जो है मकर रेखा हो जाता है, कैसे उत्तरी ध्रुव हो जाता है, कैसे निचली ध्रुव हो जाता है, दक्षिण ध्रुव हो जाता है, कैसे पृथ्वी की जब हम आकार की क्या करते हैं बात करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाता है ऊपर नीचे से इसे धसा हुआ मिल जाता है, जिसको क्या कहते हैं जियोड कहते हैं। ये सब एकदम बढ़िया से हम आपको बता दिए हैं। कैसे पेंजिया था, कैसे गोंडवाना लैंड हो गया, कैसे अंगारा लैंड हो गया है ना, कैसे जो है ना पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए वाला बात हो गया। ठीक है ना जी, चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ा जाए। कहते हैं यदि पृथ्वी अपने वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे तो कहां पर वस्तु का भार क्या हो जाएगा जी, शून्य हो जाएगा। वस्तु का भार जो है कहां पे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये आपको क्या कर देना है, बताना है कहां पे शून्य हो जाएगा। तो ये शून्य जो हो जाएगा ये कहां पे होगा, भूमध्य रेखा पर होगा। कहेगा ध्रुव पर, कहेगा ध्रुव पर कोई परिवर्तन नहीं है ना, ध्रुव पर क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा जी, ध्रुव पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आई बस समझ में, क्लियर हो गया ना। दिन रात की अवधि क्या हो जाएगा, अगर ऐसा कांड हो जाता है तो यहाँ पे दिन रात की अवधि की अगर बात किया जाए तो दिन रात महज कितने देर में खत्म हो जाएगा, महज 84 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 84 मिनट में दिन रात होके बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है। जब लिफ्ट क्या होगा ऊपर जाएगा तो लिफ्ट में जो पिंड रहेगा यानी जो वस्तु रहेगा या आप ही रहेंगे तो आपको कैसा फील होगा, आपको फील होगा कि आपका वजन क्या हो चुका है, थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा लग रहा है। घटा हुआ कब लगेगा, जब आप क्या हो जाइएगा, नीचे आइएगा। नीचे आने पर क्या हो जाएगा, घटाव महसूस होगा। भार में कोई परिवर्तन कब महसूस नहीं होगा, एक समान वेग से ऊपर या नीचे क्या हो जाएगा, एक समान वेग से है ना ऊपर या है ना, ऊपर या अगर नीचे की बात होगा तब। अच्छा, भारहीनता कब महसूस होगा, भारहीनता कब महसूस होगा, जब मान लिया जाए आ रहा था नीचे और रस्सी उसका टूट जाए, है ना, नीचे आते समय डोरी टूटने पर, नीचे आते समय है ना क्या हो जाएगा, नीचे आते समय क्या हो जाएगा, है ना डोरी टूटने पर हो जाएगा। नीचे आ रहा है और उसी दौरान क्या हो जाता है, डोरी टूट जाता है तो ऐसा कुछ हो जाएगा। कहते ग्रह के बारे में सही कथन क्या हो जाएगा जी, ग्रह के बारे में सही कथन क्या होगा, सूर्य के निकट होगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा, अधिक होगा कम होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है क्या होगा। देखिए सूर्य के निकट जब होगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा, वेग क्या हो जाएगा, उसका वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बस इतने की बात आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। ठीक है ना जी, आइए आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है बुध ग्रह जो है ना, बुध ग्रह सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगा लेता है। बुध ग्रह की बात कर लेते हैं, सूर्य का चक्कर जो है कितने दिनों में लगाता है। तो बुध की बात कर लें तो बुध ये काम कब कर लेता है, 88 दिन में कर लेता है। और 165 दिन में कौन कर लेता है, तो 165 दिन में कौन हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। 365 दिन में कौन हो जाएगा, ये पृथ्वी हो जाएगी। कौन हो जाएगी जी, पृथ्वी हो जाएगी, है ना। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। ठीक है ना, एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन है ना, एकमात्र है ना ऐसा ग्रह है ना जिस पर क्या हो जाएगा, जिस पर हो जाएगा भैया जीवन। ठीक है, आइए आगे बढ़ा जाए। कहते उपग्रह का कक्षीय चाल निम्न में से किस पर निर्भर करता है। उपग्रह का जो कक्षीय चाल होता है ये किस पर निर्भर करता है, तो ये जो है मात्र जो है ऊंचाई पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, ऊंचाई पर कहता है। और जितना ज्यादा दूर होगा चाल क्या होगा, उतना कम होगा। यानी जितना दूर चाल उतना कम, चाल क्या हो जाएगा, चाल उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जी। चाल क्या होगा, उतना ही कम होगा। कहते हैं भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर क्या करती है ना, पृथ्वी का क्या करती है जी, चक्कर लगाती है। क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो क्या आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। क्या हो जाएगा जी, तो कहिएगा इसका आंसर क्या होगा, कहिएगा 36,000 किलोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि शुक्र ग्रह का जो है पलायन वेग कितना होता है। शुक्र ग्रह का पलायन वेग कितना होता है, तो आपको सबका पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 5 किलोमीटर प्रति सेकंड किसका हो जाएगा, मंगल का होगा। आपको पता होना चाहिए 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड किसका हो जाएगा, चंद्रमा का होगा। आपको पता होना चाहिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड किसका हो जाएगा, पृथ्वी का होगा। तो आपको स्वतः पता चल जाएगा कि शुक्र का कितना हो जाएगा, 10.4 किलोमीटर पर सेकंड। और ये सब का सब डाटा किसमें हो जाएगा, किलोमीटर पर सेकंड में हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रख लेना है जी। ठीक है ना, आई बात समझ में, चलिए बहुत बड़ी आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है किसी उपग्रह का कक्षीय वेग को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए तो उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर क्या हो जाएगा,
पलायन कर जाए, कितना प्रतिशत अगर हम इसका बढ़ा दें, है ना, किसी उपग्रह का कक्षीय वेग को हम कितना प्रतिशत क्या कर दें, बढ़ा दें, तो वो क्या करेगा, अपना कक्षा छोड़ छाड़ के क्या हो जाएगा, फरार हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, 41 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कहिएगा 41 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है दाब का SI मात्रक क्या हो जाएगा। अगर हम दाब का SI मात्रक की बात कर ले तो दाब का SI मात्रक क्या हो जाएगा, वैसे तो साधारण में क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा, लेकिन अभी सब अब पूछना छोड़ दिया है। अब पूछता है क्या होगा, तो न्यूटन बाई क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, न्यूटन मीटर किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा बल आघूर्ण का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण का होगा। न्यूटन सेकंड किसका हो जाएगा, न्यूटन सेकंड किसका हो जाएगा, आवेग का हो जाएगा। किसका हो जाएगा जी, आवेग का हो जाएगा। उसके बाद बात कर ले बल आघूर्ण का क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछ दिया है बल आघूर्ण का क्या हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। बल आघूर्ण का क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका हो जाएगा, कहिएगा ये किसका हो जाएगा, दाब का हो जाएगा। कहेगा न्यूटन सेकंड किसका हो जाएगा, कहिएगा आवेग का हो जाएगा। किसका हो जाएगा जी, आवेग का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरना क्या संकेत देता है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक क्या हो जाए, एकाएक क्या हो जाए, नीचे गिर जाए। एकाएक अगर नीचे गिर जाएगा तो क्या इससे समझिएगा, एकाएक गिर गया मतलब समझिएगा कि भैया आंधी आने की संभावना है। किसका संभावना है, आंधी आने का क्या हो जाएगा, संभावना हो जाएगा। कहता है बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। तो धीरे धीरे अगर नीचे गिर रहा है तो इस बात से आपको क्या समझ लेना है, अगर धीरे धीरे नीचे जा रहा है समझिएगा कि वर्षा होगा, है ना। धीरे धीरे नीचे जाएगा तो समझ लेना है कि वर्षा होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे जब ऊपर आएगा तो आपको समझ लेना है कि दिन क्या रहने वाला है, साफ रहने वाला है। तो 3 को होता है। एकाएक अगर क्या होता है, नीचे गिर जाता है, समझिएगा आंधी तूफान आ रहा है भैया। अगर धीरे धीरे नीचे हो रहा है समझिएगा कि वर्षा होने की संभावना है। अब धीरे धीरे ऊपर होगा समझिएगा दिन क्या रहने वाला है, बिल्कुल एकदम साफ रहेगा, भकाभक रहेगा, चकाचक रहेगा। ठीक है, हाईवे समझ में क्लियर हो गया ना जी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन कहता है उत्प्लावक बल वस्तुओं पर किस ओर लगता है। जो उत्प्लावक बल की अगर बात कर लें तो उत्प्लावक बल जिसको क्या कहा जाता है, तो क्षेप बल कहा जाता है। और ये हमेशा क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर लगेगा। इसे क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है उत्क्षेप बल। क्या हो जाएगा, उत्क्षेप बल हो जाएगा, यानी ये ऊपर की ओर क्या होता है, लगता है। अच्छा, इसका अध्ययन किसने किया था सर्वप्रथम। अगर अध्ययन की बात कर ली जाए तो इसका अध्ययन करने का जो काम किया था किसने किया था, है ना। क्या नाम था जी, आर्किमिडीज नाम था ना, आर्किमिडीजन नाम था, आर्किमिडीज। हाँ चलिए ठीक है, आर्किमिडीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्किमिडीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं उत्प्लावक बल जो है ना, डूबी हुई वस्तुओं के किस पर निर्भर करता है। उत्प्लावक बल जो होता है वो किस पर निर्भर करता है। अगर कोई वस्तु है वो किस पर, उसके किस पर निर्भर करता है जी। देखिए सिंपल सी बात है, उसके आयतन और क्या हो जाएगा, घनत्व पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। बाकी प्रकृति और भार पर जो है इस पर निर्भर नहीं होगा, है। इस पर क्या हो जाएगा, निर्भर नहीं होगा। क्योंकि अगर बर्फ के टुकड़े की बात करें तो बर्फ का बड़ा टुकड़ा रहे या छोटा टुकड़ा रहे, वो क्या हो जाएगा, पानी पर तैरेगा ही तैरेगा। ठीक है, उसके मतलब उसके अनुपात में पानी भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि जल का जो महत्तम घनत्व हो जाएगा कितना हो जाएगा। जल का जो महत्तम घनत्व होगा कितना हो जाएगा, कितना पर हो जाएगा, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हो जाएगा, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हो जाएगा, है ना, या फिर 100 डिग्री पे हो जाएगा। कितना पे हो जाएगा, कितना पे हो जाएगा बताइएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर तो ऐसे जो आप याद किए हुए हैं वो हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस ना लिख के फ़ारेनहाइट लिख दिया था, ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, सही हो जाएगा यही 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, क्योंकि इतने के बराबर क्या होता है, 4 डिग्री क्या होता है, सेल्सियस होता है। तो यही क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व है ना, आपेक्षिक घनत्व को जो है आप किसकी सहायता से क्या कीजिएगा, मापिएगा। तो आपेक्षिक घनत्व में किससे नापिएगा, तो आपेक्षिक घनत्व आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोमीटर होगा। अगर हाइग्रोमीटर भी सुनते हैं, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपेक्षिक, इसका क्या हो जाएगा, आपेक्षिक आर्द्रता हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, आपेक्षिक क्या हो जाएगा, आर्द्रता हो जाएगा, जिससे हो जाएगा हाइग्रोमीटर से। अच्छा, अगर हम हाइड्रोमीटर के यहाँ बात कर रहे हैं, हाइड्रोमीटर से क्या हो गया, आपेक्षिक घनत्व हो गया। हाइग्रोमीटर से क्या अपेक्षा, इलेक्ट्रोमीटर से क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा दूध की शुद्धता। किससे हो जाएगा, इससे आप क्या कीजिएगा, दूध की शुद्धता देखने का क्या कीजिएगा, काम कीजिएगा।
है ना जी, आई बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? एक ही पदार्थ के मध्य जो आकर्षण बल लगता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, दो प्रकार से आकर्षण बल लगता है, एक तो लगेगा उसी पदार्थ में लगेगा, एक दूसरे पदार्थ के साथ में लगता है, तो दोनों का अलग अलग हो जाता है। तो क्या एक ही पदार्थ में लग रहा है तो अपने संगे संग लग रहा है, तो क्या आंसर हो जाएगा? ससंजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? एक ही पदार्थ में लग रहा है तो क्या हो जाएगा? ससंजक होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे आ जाइए। कहते हैं दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? ये दो भिन्न है तो आपको बुलाना पड़ेगा, बोलिएगा कि आओ, तो आएगा, उसके बाद आपके संग हो जाएगा, तो उसका क्या? आओ बुला रहे तो आसंजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? दो भिन्न भिन्न जब रहेगा तो क्या हो जाएगा? आसंजक हो जाएगा, और जब एक के रहेगा तो क्या हो जाएगा? ससंजक होगा। अच्छा, ससंजक बल का मान किस में ज्यादा हो जाएगा? थोड़ा सा यहाँ पे लिख लीजिए कि इसका मान जो है ठोस में, इसका मान सबसे अधिक होता है। ठोस में इसका मान क्या होता है? सबसे, है ना, सबसे अधिक होता है जी। क्या हो जाएगा? सबसे अधिक होगा। आगे देखिए क्या कहता है, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या हो जाएगा? आपसे पूछा जा रहा है कि आप हमें यह बताइए कि पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक है ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या हो जाएगा? अच्छा, यहां पे कर लीजिए मात्रक क्या नहीं होता है ना, क्या नहीं कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन मीटर और जूल प्रति वर्ग मीटर जो है ये दोनों क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव का मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव का मात्रक हो जाएगा। और मीटर प्रति सेकंड की बात कर लें तो ये क्या हो जाएगा? चाल का हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कहता है केशिकत्व उपयोगी नहीं है ना। केशिकत्व का जो है, कहां पे केशिकत्व का जो है कोई उपयोग नहीं है। कहां पे केशिकत्व का? देखिए, लालटेन में उपयोग होता है, खेत में उपयोग होता है, कॉफी को जल में घोलने में उपयोग होता है, जूस को स्ट्रॉ की सहायता से पीने में, यहां पर जो है ना कोई मतलब नहीं बनता केशिकत्व का। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन जो है जल का पृष्ठ तनाव क्या कर देता है? कम कर देता है ना। जल का जो है पृष्ठ तनाव जो है किसके द्वारा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव जो है, जल के पृष्ठ तनाव को कौन कम कर देता है? क्या आंसर होगा? तो जल के पृष्ठ तनाव को साबुन और डिटर्जेंट जो है ये क्या कर देता है जी? कम कर देता है। तब जाकर उसमें घुला हुआ जो ग्रीस होता है या मैल होता है वो अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्न में से किसमें श्यानता नहीं होती है ना। श्यानता नहीं होती है, किसमें श्यानता नहीं होगा? देखिए, श्यानता जो है सिर्फ गैस और द्रव में होता है। श्यानता किसमें होता है? तो श्यानता सिर्फ इसमें होता है। श्यानता सिर्फ ठोस कहते हैं, द्रव और क्या हो जाएगा? गैस और द्रव में हो जाएगा सिर्फ, है ना, गैस एवं द्रव में, है ना, गैस एवं द्रव में होता है ना, ठोस में नहीं होता है ना। ठोस में नहीं होता है तो किसका गुण नहीं हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। आइए, तो यहां तक क्या हो गया है? 50 क्वेश्चंस हमारे क्या हो गए हैं? पूरे हो गए हैं, और बहुत ही तेजी से हम लोग क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। आइए इसी स्पीड को क्या करते हैं? मेंटेन करते हुए जल्दी से क्या कर लेते हैं? हम लोग पूरा कर लेते हैं। ठीक है ना। बाकी की बातें विचार फिर कभी की जाएगी। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन पे आया जाएगा। फिलहाल के लिए आइए, ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता क्या हो जाती है जी? है ना, ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता क्या हो जाती है? तो ताप जब आप क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, है ना। ताप जब बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? ताप जब बढ़ेगा तो द्रव का श्यानता क्या हो जाएगा? द्रव का श्यानता यहाँ पे क्या हो जाएगा? घटती है ना। द्रव का श्यानता क्या हो जाएगा? घटती है। ताप जब बढ़ेगा तो द्रव की श्यानता क्या हो जाएगा जी? है ना, द्रव की श्यानता क्या हो जाएगा? घटेगा। 1700, है ना, लो हजार वैकेंसी हमने कहा था 1700 तक पहुंच चुका है। ठीक है, और हमको लगता है कि 2000 पहुंच ही जाएगा बाद में आते आते जो है ना। 2000 प्लस भी ना हो जाए, इसकी भी पूरी क्या है? संभावना है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो बस इस बात को समझ लिए तो बस लग जाइए बढ़िया से। देखिए क्या कहता है कि ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होती है? अगर ताप बढ़ेगा, है ना, ताप बढ़ेगा तो गैस की श्यानता क्या हो? देखिए, जब ताप बढ़ेगा तो गैस का श्यानता क्या हो जाएगा? तो गैस का श्यानता क्या हो जाता है? बढ़ता है। और द्रव रहता है तो द्रव का क्या हो जाता है? घटता है। आइए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्न में से कौन सा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? है ना, गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन क्या हो जाएगा? है ना, निम्न में से कौन सा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कहते आदर्श तरल का श्यानता अनंत होता है, ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि शून्य होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? है ना, यहीं से क्या हो गया? शुरू हुआ, यहीं गलत हो गया। बड़ी वस्तु का वेग अधिक होता है, ये बात सही है। छोटी वस्तु कम वेग से गिरेगा, ये बात भी सही है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि ज्वालामुखी का लावा अधिक तेजी से क्यों बहता है? ज्वालामुखी का लावा कहते हैं एकदम गाढ़ा होता है
है ना, भारी भी होता है उसके बाद भी तेजी से बहता है, तो कारण क्या होता है, घनत्व कम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, घनत्व कम होने के कारण, जब घनत्व क्या होगा उसका कम होगा तो तेजी से क्या हो जाएगा, वो बह जाएगा। ठीक है ना जी, आइए आगे बढ़ा जाए। कहते द्रव के प्रवाह की दर को मापा जाता है, द्रव के प्रवाह के दर को किससे मापा जाता है, देखिए लेक्टोमीटर से क्या कीजिएगा, कहिएगा लेक्टोमीटर से तो सर जी दूध की शुद्धता को क्या कर देंगे, हम एकदम से पहले माप ही देंगे। अल्टीमीटर से क्या कीजिएगा, कहिएगा विमान की ऊंचाई क्या कर देंगे, माप देंगे, क्या कर देंगे जी, विमान की ऊंचाई माप देंगे। और वेंटूरी मीटर से क्या कीजिएगा, तो यही तो आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। द्रव के प्रवाह की दर आप किससे मापिएगा, वेंटूरी मीटर से मापिएगा। आगे बढ़ा जाए, देखिए कहता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या नहीं कहते हैं जी, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या नहीं कहते, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है इसे क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दाब और प्रतिबल कहा जाता है ना, ये कहा जाता है, कहा क्या जाता है, तो कहा जाता है दाब और प्रतिबल। क्या नहीं कहा जाता है, तो पास्कल या न्यूटन वर्ग मीटर नहीं कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यह क्या है, यह मात्रक है। क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा जी मेरे प्यारे साथियों, ये क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बिल्कुल एकदम से नहीं होना चाहिए। बस आप चीजों को क्या करते चलिए, ध्यान से सुनते चलिए, ध्यान से समझते चलिए, एकदम एक एक बात क्या हो जाएगा आप कुछ समझ में आ जाए, कंसेप्ट समझ में आ जाए। और कंसेप्ट समझ में आ गया मतलब क्या हो गया, आपको सारी बातें याद हो गई। ठीक है, अब देखिए कहते हैं एक दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है, समय का मतलब क्या होता है, काल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आवर्तकाल हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, आवर्तकाल हो जाएगा। आवृत्ति क्या होगा, तो 1 सेकेंड में जितना बार कंपन होता है, आवृत्ति क्या हो गया, तो 1 सेकेंड में है ना, 1 सेकेंड में है ना जितना बार क्या होता है, कंपन होता है। 1 सेकेंड में जितना बार कंपन होता है उसे हम क्या कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे। और आवर्त गति क्या होगा, तो एक निश्चित स्थान पर जाना और वापस लौटकर वहीं आना क्या कहलाता है, आवर्त गति कहलाता है। तो आवर्त गति क्या हो जाएगा, एक निश्चित है ना, एक निश्चित बिंदु पर जाना है ना, एक निश्चित बिंदु पर है ना, बिंदु पर जाना और पुनः प्रारंभिक बिंदु पर, प्रारंभिक है ना बिंदु पर लौट कर आना। ठीक है, मतलब क्या हो गया, सुबह का भूला अगर शाम में वापस लौट के आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, आवर्त गति कहेंगे। समझे कि नहीं समझे जी, क्लियर हो गया ना, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि तरंग को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है ना। तरंग को मेरे प्यारे साथियों, तरंग को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो तरंग क्या हो जाएगा, 2 प्रकार का हो जाएगा, कहिएगा 2 प्रकार क्या क्या होगा, तो एक आपका क्या हो जाएगा, यांत्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा, यांत्रिक तरंग हो जाएगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अयांत्रिक हो जाएगा। बस सिंपल से इतने बात तो आपको क्या करना है जी, समझना है। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी एकदम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यांत्रिक तरंग निम्न में से किसमें संचरित नहीं कर सकती है। यांत्रिक तरंग जो है किसमें संचरित नहीं कर सकती है, यांत्रिक को टहलने के लिए चाहिए माध्यम। तो माध्यम में क्या हो गया, तो माध्यम में हो गया आपका ठोस द्रव गैस। अगर ये माध्यम मिल जाएगा तो यांत्रिक तरंग क्या हो जाएगा, यांत्रिक तरंग जो है ना इसका क्या हो जाएगा, संचरण हो जाएगा। लेकिन जब क्या निर्वात में आएगा तो इसको माध्यम नहीं मिलेगा, और जब माध्यम नहीं मिलेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, संचरण, संचरण नहीं। यहां पे क्या हो जाएगा जी, संचरण नहीं होगा, सिंपल सा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ा जाए, अगले बिंदु पे चर्चा की जाए। अगला प्रश्न देखिए कहता है कि प्रकाश जो है निम्न में से किस तरंग का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। प्रकाश जो है किस तरंग का क्या होगा जी, उदाहरण हो जाएगा। प्रकाश जो है किस तरंग का क्या होगा, उदाहरण होगा। तो प्रकाश किसका उदाहरण होगा, अनुप्रस्थ का हो जाएगा। देखिए इसमें प्रकाश छिपा हुआ है, इस प्र से क्या कीजिएगा, क्रेस निकाल के यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, प्रकाश बना दीजिएगा। और यहाँ देखिए ध यहाँ पे छिपा हुआ, इसी से निकाल के क्या कर दीजिएगा, है ना, ध्वनि बना दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अनुदैर्घ्य हो जाएगा, ध्वनि का एग्जाम्पल हो जाएगा। अनुप्रस्थ क्या हो जाएगा, प्रकाश का हो जाएगा। ऐसे भी करके क्या करना है, आपको याद रख लेना है, क्योंकि प्रश्न पूछेगा तो हाँ उसको इस बात से मतलब नहीं रहता है कि आप कैसे याद किए हैं। ठीक है, आप बना दिए सही, ये महत्वपूर्ण है ना। लोलक घड़ी कहाँ काम नहीं करेगी जी, लोलक घड़ी जो है कहाँ पर काम नहीं करेगा। अगर हम लोलक घड़ी को भारहीनता में ले जाए तो भारहीनता कहाँ पे हो जाएगा, उपग्रह पर हो जाएगा। तो उपग्रह पर जब ले जाएंगे तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। लेकिन पृथ्वी तल के ऊपर या नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, सुस्त हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, सुस्त हो जाएगा।
ठीक है, आई बात समझ में ना, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, उपग्रह पर क्या हो जाएगा, उपग्रह पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा भारहीनता, है ना। उपग्रह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारहीनता की स्थिति हो जाएगी, क्या हो जाएगी, है ना, भारहीनता की क्या हो जाएगी जी, तो भारहीनता की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। अगला कहता है सभी विद्युत तरंग, है ना, सभी विद्युत तरंग के बारे में निम्न में से क्या सही है ना। जो भी विद्युत तरंग होते हैं ना, जो भी क्या होते हैं, विद्युत तरंग होते हैं, उसके बारे में बस एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि सब एक ही चाल से चलती है, सब क्या करती है, एक ही चाल से चलती है। और वो चाल किसके बराबर होता है, तो वो होता है प्रकाश की चाल, है ना। वो चाल क्या होता है, ये वो जो चाल होता है, वो चाल क्या होता है, कहीं को प्रकाश की चाल होता है। और उसी प्रकाश की चाल से क्या होती है, सभी जो है विद्युत तरंग क्या करती है, गमन करती है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगले क्वेश्चंस का अगर हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लें, ये क्या हो गया, ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ जी, अच्छा आइए, है ना, कभी कभी कुछ कुछ इसे भी हो जाता है। आइए देखिए क्या कहता है, क्या कहता है कि गामा किरण जो है ना, गामा किरण का खोज जो है, इससे पहले हो गया है ना जी, हाँ यहां तक हो गया प्रकाश की चाल, चलिए ठीक है। कहते हैं गामा किरण का खोज किसने किया था, गामा किरण का खोज जो है ना, किसने किया था, गामा किरण का जो खोज है किसने किया था, जल्दी से बताया जाए, क्या हो जाएगा जी, गामा किरण का जो खोज है किसने किया था, गामा किरण का खोज किसने किया था, तो गामा किरण का खोज किसने किया था, पोल बिलार्ड ने क्या किया था, तो पोल बिलार्ड ने खोज किया था। अच्छा, रोएंटजन ने क्या किया था, तो रोएंटजन का हो जाएगा एक्सरे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सरे हो जाएगा। रीटर की बात कर लेंगे तो रीटर का क्या हो जाएगा, पराबैंगनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, पराबैंगनी हो जाएगा। ठीक है, देखिए गामा किरण का खोज किया था पोल बिलार्ड ने, लेकिन कहेगा नामकरण किसने किया था, तो नामकरण किया था रदरफोर्ड ने किया था, किसने किया था जी, नामकरण किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। कहते गामा किरण का नामकरण किसने किया था, ओ हो, बताइए, यहां पे क्वेश्चन ने पूछ दिया है, मैंने बेकारे में बताया। ठीक है, क्या हो जाएगा, गामा किरण का नामकरण किसने किया, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, रदरफोर्ड हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आइए, कहता है दृश्य विकिरण का खोज किसने किया था, दृश्य विकिरण का खोज, है ना, दृश्य विकिरण का खोज मेरे प्यारे साथियों किसके द्वारा किया गया था, दृश्य विकिरण का जो खोज है किसके द्वारा किया गया था, क्या होगा, आइए। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि दृश्य विकिरण का खोज जो है किसने किया था, प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न कह रहा है कि आप हमें यह बताइए कि दृश्य विकिरण का जो खोज है किसके द्वारा किया गया था। आइए, तो दृश्य विकिरण का खोज होगा किसके द्वारा हो जाएगा, दृश्य विकिरण क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, न्यूटन हो जाएगा। अच्छा, हेनरिक हर्ट्ज की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा लघु रेडियो तरंग, क्या हो जाएगा, लघु रेडियो तरंग हो जाएगा। और हर्सेल की बात कर ले तो हर्सेल का क्या हो जाएगा, अवरक्त किरण हो जाएगा, अवरक्त किरण हो जाएगा। और मार्कोनी की बात कर ले तो क्या हो जाएगा, दीर्घ रेडियो तरंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीर्घ रेडियो तरंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, दीर्घ रेडियो तरंग हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा, अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग कौन हो जाएगा, है ना, आपको बताना है विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होगा, कहिएगा कैनाल किरण हो जाएगा, कैथोड किरण होगा, पराश्रव्य होगा, यानी कि क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, विद्युत, सब के सब विद्युत चुंबकीय तरंग ही है, नहीं, कैनाल, कैथोड, पराश्रव्य। अच्छा, ये इसमें से कोई जो है ना विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है ना, ये सब के सब जो है विद्युत चुंबकीय, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है ना, इसमें से क्या हो जाएगा, कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है ना, कोई भी जो है इसमें से क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है नहीं हो जाएगा।
ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है हर्ट्ज के बारे, अच्छा 20 हर्ट्ज से नीचे के आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को क्या कहा जाता है? 20 हर्ट्ज से अगर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से क्या हो जाएगा, नीचे होगा, तो इसको कहा जाता है अवश्रव्य तरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवश्रव्य तरंग कहा जाता है। कहता है 20,000 हर्ट्ज से अगर ऊपर हो जाए तो उस आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं? अगर 20,000 हर्ट्ज से क्या हो जाए, ऊपर हो जाए, 20,000 से अगर क्या हो जाए, ऊपर हो जाए, तो फिर उसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे प्राश्रव्य कहेंगे। क्या कहेंगे जी? प्राश्रव्य कहेंगे। और इसको हम लोग तो खैर नहीं सुन सकते हैं, कौन सुन सकता है? तो जानवर सुन सकता है। जैसे क्या हो जाएगा, है ना, कुत्ता जो है सुन सकता है। इसलिए देखिएगा भूकंप आने से पहले ये कुत्ता उत्ता एकदम उछल कूद मचाने लगता है, ठीक है ना। कुत्ता हो गया, है ना, बिल्ली हो गई, है ना, ये सब पहले ही एकदम उछल कूद मचाने लगती है, ठीक है। चमगादड़ हो गया, है ना, चमगादड़, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? आइए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कहता है कि 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले ध्वनि को कौन सुन सकता है? इसको सुनने का जो काम होगा ये किसके द्वारा हो जाएगा? इसको सुनने का जो काम होगा कौन कर सकता है? इसको सुनने का काम मनुष्य कर सकता है, और मनुष्य कर सकता है इसलिए इसको कहा जाता है श्रव्य तरंग। क्या कहा जाता है जी? श्रव्य तरंग कहा जाता है। और ये स्पेशली किसके लिए डिजाइन किया गया है? तो मनुष्य के लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनुष्य के लिए हो जाएगा। यहां तक क्लियर है ना? एकदम बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ा जाए। कहते हैं ध्वनि की चाल जो है ना, ध्वनि की चाल निम्न में से किसमें सबसे क्या होगा? ज्यादा होगा। ध्वनि का चाल जो है सबसे ज्यादा किसमें होगा? ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? ठोस में होगा, फिर द्रव में होगा, फिर गैस में होगा। आंसर क्या होगा? ठोस हो जाएगा। क्या आंसर होगा जी? ठोस आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। अगले क्वेश्चन पे कहते हैं ध्वनि की चाल पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? ध्वनि की चाल पर जो है ना, ध्वनि की चाल पर मेरे प्यारे साथियों निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो क्या आंसर होगा? ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है ना। बाकी जो है प्रत्यास्थता, घनत्व, ताप, इन सब का प्रभाव क्या पड़ता है? इसका प्रभाव पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है। दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, आइए आगे बढ़ा जाए। अगले क्वेश्चंस पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्न में से, है ना, निम्न में से किसके कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है? क्या हो जाएगा? निम्न में से किसके कारण मेरे प्यारे साथियों ध्वनि जो है तेज या फिर क्या होती है? मंद सुनाई देती है। अगर ये क्या किया जाए, आपसे पूछा जाए कि काहे जो है ऐसा होता है, तो कहिएगा प्रबलता के कारण क्या होता है? ऐसा होता है, प्रबलता के कारण ऐसा होता है। ठीक है। अच्छा, गुणता के कारण हम क्या कर पाते हैं? ध्वनि में अंतर कर पाते हैं ना। ध्वनि में जो है अंतर, ये कैसे कर पाते हैं? तो ध्वनि में अंतर के अगर हम क्या कर ले, बात कर ले, ध्वनि में अंतर हम इसलिए कर पाते हैं, है ना, ध्वनि में जो है ना, ध्वनि में हम अंतर जो है इसलिए कर पाते हैं, है ना, कि इससे गुणता के आधार पर पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए फोन कोई आपको करता है, आप उसको देख नहीं पाते, लेकिन आप आवाज से पहचान लेते, अच्छा ठीक है। चलिए तारत्व की बात कर लेते हैं। तारत्व क्या हो जाएगा? तारत्व से आवाज क्या होगा? मोटा होगा, और क्या हो जाएगा? पतला होगा। ये आवाज को प्रभावित करता है ना। जैसे किसी का आवाज क्या होता है? मोटा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आवाज क्या हो जाएगा किसी का? तो किसी का आवाज क्या होता है जी? मोटा होता है। किसी का आवाज क्या होता है? मोटा होता है। किसी का आवाज क्या होता है? एकदम पतला होता है। और किसी का जरूरत से ज्यादा क्या होता है? पूरा एकदम कमजोर टाइप का पतला होता है। ठीक है, तो मोटा आवाज हो तो उसके पीछे का वजह क्या हो जाएगा? तो इसका तारत्व क्या हो जाएगा? तारत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस कारण से जो है ना, तारत्व कम होगा, आवाज मोटा हो जाएगा। इसलिए लड़कों का आवाज क्या होता है ना, फटे बांस जैसा मोटा ताजा होता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे पतला की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, तारत्व क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। जब तारत्व क्या होगा? अधिक होगा, तो आवाज क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा, है ना। इसलिए क्या हो जाएगा? लड़की का आवाज क्या होता है? तो समान रूप से क्या होता है ना, सुरीला होता है। सुरीला या सुरीली जो भी है ना, होता है। ठीक है ना। वैसे साइंस यह कहता है कि सुरीली बाद में होता है, पहले तीखा होता है। ठीक है, लेकिन तीखा बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा, तो विवाद नहीं करना है। तो कह देना है कि तारत्व अधिक होगा तो पतला हो जाएगा। खुश करने के लिए कह देना है कि आवाज एकदम सुरीली होती है। ठीक है, एकदम खुश रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए इससे भी आपका एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा है तो क्या हो जाएगा? आप याद रख लीजिएगा कि पतला आवाज जो होगा, तारत्व अधिक होगा, एगो तो लड़की हो जाएगी और दूसर हो जाएगा मच्छर हो जाएगा। समझ रहे ना जी? ठीक है ना। मच्छर और लड़की का आवाज क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। और लड़कों का क्या है ना, ऐसे ही है, जो है मेढक जैसे टरटराते रहता है, तो क्या हो जाएगा? मेढक हो गया और लड़का हो गया। इसका क्या हो जाएगा? तारत्व क्या होगा? कम होगा। आवाज क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। इसलिए हल्का सा बारिश होगा। देखिए मेढक उडक जो है ना 1 2 3 1 2 3 करते रहता है। चलिए आगे बढ़ा जाए।
मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा कितना डेसिबल है? मनुष्य के श्रव्यता का अगर हम अधिकतम सीमा की बात कर ले तो अधिकतम कितना हो जाएगा? अधिकतम 95 है। कितना है जी? 95 है। लेकिन जब हम डीजे सुन रहे होते हैं तो 100 पार सुन रहे होते हैं, यानी वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? नुकसानदायक होता है। इसलिए डीजे कम सुनना चाहिए। या आप क्या कर रहे, कान में ईयरफोन लगा के सुन रहे, तो वहां पर भी देखिए आता है कि आप एकरा से ज्यादा कीजिएगा तो कान चौपट हो सकता है। तो वहां से पूछता है क्या आप चौपट करना चाहते हैं, हाँ या ना दबाएं, तो आप तुरंत कहते हैं हाँ, एकदम हाँ चौपट करना चाहते हैं। फिर बोलता है हमरा को चाहिए, जाइए आपका कान आप समझिए। ठीक है, तो अधिकतम क्या हो जाएगा? 95 डेसिबल हो जाएगा। हालांकि WHO कहता है कि 45 जो है एकदम आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। WHO कहता है 45 आपके लिए ठीक ठाक होगा। लेकिन सामान्य रूप से अगर आप क्या करते हैं 60 फुट भी सुनते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 60 से भी क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आई बात समझ में? एक आया था, मामला आया था कि एक जो है कान में लगा के जो है गाना सुन रहा था। गाना सुनते सुनते उसका दोनों कान क्या हो गया? चौपट हो गया। तो उसको लगा कि ईयरफोन खराब हो गया है। ठीक है ना। दरअसल क्या हो गया? तो उसका कान खराब हो गया था। ठीक है, उसको लगा था कि ईयरफोन खराब हो गया है, लेकिन उसका क्या हो गया था जी? है ना, कान ही क्या हो गया था? खराब हो गया था। ठीक है, तो ये मामला क्या हुआ था? बहुत ज्यादा जो है चर्चा में रहा था। शायद आपने सुना होगा या हो सकता है नहीं भी सुने होंगे। खैर आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस गुण के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक क्या होती है? सुनाई देती है। किसके कारण ध्वनि जो है ना, रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है? तो इसके पीछे का कारण क्या हो जाएगा? इसके पीछे का कारण हो जाएगा अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन मतलब पार करके आगे बढ़ जाती है। और परावर्तन के कारण क्या हो जाएगा? परावर्तन मतलब टकराना, और टकराएगा तो क्या हो जाएगा? प्रतिध्वनि आपको सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा? प्रतिध्वनि सुनाई देगा। और प्रतिध्वनि के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कितना दूर रहना पड़ेगा जी? है ना, प्रतिध्वनि की अगर हम क्या कर लेते हैं बात, ये क्या चल रहा है जी? ठीक है, हाँ, तो क्या हो जाएगा? हम क्या कर ले? प्रतिध्वनि की बात कर ले। किसकी बात कर ले? प्रतिध्वनि की बात कर ले। तो प्रतिध्वनि कब सुनाई देगा? जब आपके और उस परावर्तन सतह के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। कहेगा 17 नहीं है तो कम सम से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो कम सम से भी काम चल जाएगा। 16.6 मीटर होगा, इससे भी क्या हो जाएगा? काम चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आइए, तो कहता है ध्वनि अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाती है, प्रक्रिया क्या कहलाती है? ध्वनि क्या होती है? अवरोध के समय में क्या होता है? अवरोध पे जाके वहां पे मुड़ जाती है, अब मुड़ के फिर आगे बढ़ जाती है। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है विवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? विवर्तन कहा जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हम लोग एकदम शतक के करीब पहुंचने जा रहे हैं जी। ठीक है, और हाँ, थोड़ा सा क्या है कि हम लोग तेजी से कर रहे हैं, है ना। तेजी से करके क्या कर लेते हैं, है ना, बिना किसी, है ना, इधर उधर की बात के सीधे फोकस किया जाए। कहा कि देखिए 1700 को सीट है, बताइए, है ना, 1700 है जी अभी के लिए। है ये डाटा जो है आपका, हमको लगता है कि 2000 प्लस भी हो जाएगा। ठीक है ना, 2000 प्लस भी हो जाएगा। वैकेंसी बहुत है, भारी मात्रा में है, इतना है कि आप सोच नहीं सकते कितना है। ठीक है, अब देखिए निकल के कितना था। मैं पहले भी कहा था कि 2000 प्लस वैकेंसी है, अब निकल के कितना आता है वो तो बाद की बात है ना जी। ठीक है, तो देखिए रुझान जो है कहां तक हो गया था? 2000 प्लस बोले हुए हैं, है ना, लेकिन ये 1700 तक क्या है आपको रुझान दिख रहा है। आते आते ये क्या हो जाएगा आपका? हमको लगता है 2000 प्लस शायद हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी है तो सरकार रख के भी क्या करेगी ना, फालतू का बर्बादी होगा। इससे बढ़िया है निकाल के जो है एकदम सबका जो है नियुक्ति पत्र जो है गांधी मैदान में के दिन बुला के बांट दिया जाएगा। ठीक है, अलग अलग बांटने का क्या जरूरत है। आइए, मैक संख्या एक से अधिक हो तो क्या कहलाता है? मैक संख्या जो है एक से अधिक होगा तो क्या कहलाता है ना। मैक संख्या जो है एक से अधिक जो हो जाएगा तो वो क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? मैक संख्या जो एक से अधिक अगर होगा तो उसको कहते हैं पाराध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पाराध्वनिक कहेंगे। एक से ज्यादा होगा तब, एक से ज्यादा होगा। अगर कहीं मान लिया जाए 5 से ज्यादा हो गया तो 5 से ज्यादा हो गया तो 5 से ज्यादा जब होगा तो इसको कहा जाता है अति पाराध्वनिक। अब प्रघाती तरंग क्या कहते हैं? जब पिंड की चाल पाराध्वनिक होती है तो अपने पीछे वो क्या करता है? आप देखिएगा ना, जेट विमान उड़ता है, उसके पीछे देखिएगा तो एकदम धुआं धुआं टाइप का क्या होगा, थोड़ा देर तक आपको दिखता रहेगा। तो उससे क्या होता है ना, ये तो आपको समझाने के लिए बोल दिए। ठीक है, तो विक्षोभ जब वो छोड़ता है कभी कभी इतना भयानक हो जाता है। विक्षोभ मतलब तरंग, वो तरंग इतना ज्यादा भयानक हो जाता है। कभी जो हाल ही में एक मामला आया था ना बेंगलोर में, है ना, घरों का जो खिड़की उड़की में जो शीशा उषा लोग लगेले था, वो सब शीशा उषा क्या हो गया? चकनाचूर हो गया था, है ना। लोगों को लगा कि लगता है कि भूत पिशाच जो है निकट आ चुका है ना। सबको हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था, है ना, कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ठीक है, तो हनुमान जी बोले करे इसमें जो है भूत पिशाच नहीं है भाई, इसमें जो है सो, है ना, हवाई जहाजबा उड़ गया था तनी तेजी से, इसलिए ऐसा हो गया। तो लोग सब बोला अच्छा चलिए ठीक है, आप कह दिए तब मान लेते हैं।
ठीक है, किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के किस पर क्या होता है, निर्भर करता है ना। किसी वस्तु में जो ऊष्मा होगा वो किस पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान पर क्या करता है, निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है जी, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऊष्मा क्या है, ऊष्मा क्या है, तो ऊष्मा ऊर्जा है। ऊष्मा क्या हो जाएगा, ऊष्मा क्या हो जाएगा, कहीं ऊष्मा क्या है, तो ऊष्मा ऊर्जा है। अच्छा, ये कैसे क्या होता है, तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में तापांतर के कारण जाता है और हमेशा क्या होगा, अधिक ताप से कम ताप की तरफ ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है कम ताप वाला क्या कर देगा, अधिक ताप की ओर चला जाएगा, ऐसा होता है, नहीं होता है। आइए, तो बहुत जल्द हम लोग शतक लगाने वाले हैं। 1 किलो कैलोरी क्या होता है, बराबर होता है जी, है ना, अभी तो लगता है ना 1 घंटा नहीं हुआ है, नहीं। आइए, तो क्या होगा, 1 किलो कैलोरी क्या होता है, बराबर होता है, 1 किलो कैलोरी जो है किसके बराबर होता है, 1 किलो कैलोरी हो जाता है 4186 जूल के बराबर हो जाता है। 1 कैलोरी 4.186 जूल के बराबर होता है। ये क्या हो जाएगा, ये 1 कैलोरी होगा 746 वाट क्या होगा, एक अश्व शक्ति हो जाएगा। क्या होगा, एक अश्व शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, 746 क्या हो जाएगा जी, वाट हो जाएगा। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ताप के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत हो जाएगा। ताप के संदर्भ में जो है क्या गलत हो जाएगा, क्या गलत होगा जी, ताप के संदर्भ में क्या गलत हो जाएगा, ताप के संदर्भ में क्या गलत होगा। देखिए कहता है यह एक भौतिक कारक है, बिल्कुल सही बात है। यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा को निश्चित करता है, बिल्कुल सही बात है। इसके कारण ऊर्जा स्थानांतरण होता है, यह बात भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों इसमें से कोई नहीं, मतलब सब के सब क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आगे बढ़ा जाए, कहता है कि थर्मामीटर का जनक किसे कहा जाता है जी। थर्मामीटर का जो जनक हो जाएगा, थर्मामीटर का जो जनक होगा वो क्या हो जाएगा, थर्मामीटर का जो जनक है, अगर हम इसके जनकों की बात कर लें तो इसका जनक क्या होगा, थर्मामीटर का जनक जो हो जाएगा गैलीलियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैलीलियो हो जाएगा। थर्मामीटर को क्या कहा जाता है, इसे तापमापी भी कहा जाता है, इसे तापमापी, है ना, इसे तापमापी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कहिएगा, इसे जो है तापमापी भी कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में ना जी, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल एकदम से नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है पारा किस ताप पर क्या हो जाता है, जम जाता है। पारा जो है किस ताप पर क्या हो जाता है, जम जाता है। तो आप देखिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273 केल्विन, इस पे क्या होता है, तो इस पे जल जम जाता है, इस पे क्या हो जाता है, जल जम जाता है। तो आपका एक बच गया पारा, तो -39 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा, तो इस पे क्या हो जाएगा, इस पे पारा जम जाता है। इस पे क्या हो जाएगा, तो इस पे क्या हो जाएगा, पारा जमता है, पारा जमता है। चलिए, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल एकदम से नहीं होना चाहिए। वैसे पारा कैसा होता है, तो ये द्रव अवस्था में होता है ना, द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन कहते हैं मापा जा सकता है, मापा जा सकता है, मापा जा सकता है। क्या मापा जा सकता है, 110 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, ये प्रश्न जो है आपका, है ना, अधूरा है। ठीक है, आई बात समझ में, तो इसमें क्या हो जाएगा, मापा जा सकता है। आइए हम इस सब के बारे में क्या कर लेते हैं, है ना, देख लेते हैं। देखिएगा, तो 110 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो ये आप क्या कर सकते हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, ये प्रयोगशाला तापमापी हो जाएगा, है ना, प्रयोगशाला तापमापी से आप ये कर सकते हैं। ठीक है ना, तापमापी, ये प्रश्न अधूरा है। ठीक है, आइए 500 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, है ना, प्रश्न अधूरा है तो फिर भी जानकारी प्राप्त कर लिया जाए। 500 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन से हम माप सकते हैं, हाइड्रोजन से, है ना, हाइड्रोजन तापमापी से, हाइड्रोजन तापमापी से, है ना, तापमापी से। 1500 डिग्री सेल्सियस, अब हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन ले लीजिए, तो नाइट्रोजन तापमापी से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन तापमापी से हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी और जानकारी चाहिए, तो पारा जो जम रहा है, तो पारा क्या होता है, जमता है, कितना पे जमता है, -39 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा, कहेगा पारा अतिचालक हो जाए, ये अतिचालक आगे चर्चा करेंगे, यहाँ चर्चा कर लेते। अल्कोहल जमता है, अल्कोहल चर्चा कर लेते। अल्कोहल क्या हो जाएगा, तो माइनस जो है, अल्कोहल कितना पे जमता है जी, -115 पे,
है ना। -115 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, जम जाएगा। आगे बढ़ा जाए, कहता है निम्न में से कौन स्टीफेन के नियम पर क्या हो जाएगा, आधारित हो जाएगा। स्टीफेन के नियम पर जो है आधारित क्या हो जाएगी, आपको क्या करना है, बताना है। देखिए स्टीफेन जी ने तापमान पे काम किया था, तो इसमें से तापमान से संबंधित आपको सिर्फ एक पायरोमीटर दिख रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, पायरोमीटर हो जाएगा। क्या होगा, पायरोमीटर। और पायरोमीटर से आप क्या कर सकते हैं, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे के तापमान को ही माप सकते हैं। क्यों, क्योंकि विकिरण जो है 800 से नीचे पे कम पे होबे नहीं करता है, पायरोमीटर जो है विकिरण पर आधारित होता है। ठीक है ना जी, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था। क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार की अगर हम बात कर लें तो किसने किया था, तो क्लिफोर्ट एल्बर्ट ने किया था। किसने किया था जी, क्लिफोर्ट एल्बर्ट ने किया था। आइए आगे बढ़ा जाए, कहता निम्न में से किसकी विशिष्ट उष्मा सबसे क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। विशिष्ट उष्मा जो है सबसे ज्यादा किसका होगा, है ना। विशिष्ट उष्मा की अगर हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो विशिष्ट उष्मा का क्या हो जाएगा, विशिष्ट उष्मा जो है सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा, विशिष्ट उष्मा जो है सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, क्या आंसर हो जाएगा जी, क्या आंसर हो जाएगा, जल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं बर्फ का उष्माधारिता कितना जूल केजी पर केल्विन होता है। बर्फ का कितना हो जाएगा, बर्फ का सबसे ज्यादा होता है, तो बर्फ का कितना होता है, बता दीजिएगा, बर्फ का कितना होता है जी। ठीक है ना, सबसे ज्यादा नहीं होता, जल का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो जल क्या हो जाएगा, जल 4200 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बर्फ का क्या हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। ठीक है, तो बस याद रख लेना है, और याद रखना है, लोहा का भी याद रखिएगा तो रख लीजिए, अगर याद रखने का मन है तो लोहा का क्या हो जाएगा, 460 हो जाएगा। और किसी का याद रखने का मन है तो रख लीजिए, 140 किसका हो जाएगा, पारा का हो जाएगा। और मन है, नहीं मन है तो बोल सकते हैं, जैसे केरोसिन की बात कर ले, है ना। केरोसिन का कितना हो जाएगा, केरोसिन का हो जाएगा 210 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। और मन है, अब कितना मन है, जितना काफी नहीं है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन का, उष्मीय प्रसार से निम्न में से किसमें वृद्धि नहीं होती है। उष्मीय प्रसार से जो है किसमें वृद्धि नहीं होता है। देखिए अगर उष्मा का प्रसार कर देंगे तो लंबाई में वृद्धि हो जाएगा, क्षेत्रफल में हो जाएगा, आयतन में हो जाएगा, सब में हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, सब में वृद्धि हो जाएगा, सभी में वृद्धि होती है। ठीक है ना जी, है ना, हम लोग शतक के करीब बिल्कुल पहुंच रहे हैं। कहते हैं किस ताप पर, है ना, किस ताप पर जल का घनत्व जो है अधिकतम नहीं होता है। किस ताप पर जो है जल का घनत्व जो है अधिकतम नहीं होता है। किस ताप पर जल का घनत्व क्या हो जाएगा, अधिकतम नहीं होगा। ये आपको क्या करना है, बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए 4 डिग्री सेल्सियस और 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर तो अधिकतम होता है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिकतम होता है। तो अगर आपको ये बात पता है तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, चलिए आगे बढ़ा जाए। कहता है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म करने पर आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम 0 से 4 डिग्री तक क्या करते हैं, जल को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयतन जो है 4 डिग्री तक में जाके क्या हो जाएगा, घटेगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 डिग्री के बाद जो है बढ़ेगा, है ना। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जो है आयतन बढ़ेगा। ठीक है ना। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस विधि में उष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है जी। किसमें जो उष्मा का हानि क्या होता है, सबसे तेज गति से होता है। किसमें जो उष्मा की हानि जो है क्या होता है जी, सबसे तेज गति से होता है ना। निम्न में से किस विधि में उष्मा की हानि सबसे तेज गति से होता है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा संवहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संवहन। संवहन किसका गुण हो जाएगा, तो गैस और द्रव का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, है ना, गैस एवं द्रव में होता है संवहन। गैस एवं द्रव में क्या हो जाएगा, संवहन। और चालन किस में होगा, तो कहिएगा ठोस में क्या हो जाएगा, चालन। अब विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं, है ना, माध्यम की आवश्यकता क्या हो जाएगा जी, नहीं हो जाएगा। आइए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कहता है कि वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाती है उसके ठंडे होने की दर कम होती जाती है। यह बात किसने कहा था, किसने कहा था, देखो भैया, वस्तु जैसे जैसे ठंडा होता चला जाएगा उसके ठंडा होने की दर भी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, है ना। ये बात जो है किसने कहा था, उस व्यक्ति का नाम बताइए। कौन है ये महानुभाव जिन्होंने ऐसी बातें कही थी जी। ठीक है, और कह के खुद तो चले गए और आपको याद करने के लिए छोड़ दिए कि याद करते रहिए। ठीक है, बताइए क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा जी, क्या होगा।
क्या होगा? आइए, क्या इसका आंसर होगा? तो इस बात को कहा था न्यूटन ने। किसने कहा था इस बात को? किसने कहा था इस बात को? कहा था न्यूटन ने कहा था। किसने कहा था जी इस बात को? किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था। अच्छा, किर्कहॉफ जी ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि देखो भैया, जो अच्छा अवशोषक होगा ना वो अच्छा उत्सर्जक भी होगा। इसने कहा था कि जो अच्छा है ना, जो अच्छा अवशोषक होगा, अवशोषक होगा वह अच्छा उत्सर्जक होगा। ठीक है, आई बात समझ में है ना? जो अच्छा क्या होगा? अवशोषक होगा, वही अच्छा क्या हो जाएगा? उत्सर्जक होगा। सिंपल सी बात है कि आप अगर मान लिया जाए, है ना, अभी ध्यान से क्या कीजिएगा, पढ़िएगा, है ना, ध्यान से क्या कीजिएगा, पढ़िएगा, तो ही क्या हो जाएगा जी, इसी का प्रतिफलन क्या हो जाएगा, रिजल्ट में आएगा। ठीक है ना? अभी जो है मान लिया जाए, बोलेगा हटाओ झूठे ही इनका काम है बोलते रहने का, ये बोलते रहते हैं, तो इसका प्रभाव कहाँ दिखेगा? इसका प्रभाव कहाँ दिखेगा? रिजल्ट पे दिखेगा। यानी जैसा अब शोषण होगा वैसा नहीं इधर क्या हो जाएगा, उत्सर्जन होगा। समझे कि नहीं समझे? है ना जी? इसलिए आपकी सफलता के जिम्मेवार आप खुद हैं। ठीक है, आप चाहिएगा तो ही होगा, है ना? हमारा चाहला से थोड़े कुछ हो जाएगा जी। समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़ा जाए। कहते अवस्था परिवर्तन में पदार्थ में निम्न में से क्या नहीं बदलता है? अवस्था अगर परिवर्तन हो रहा है तो पदार्थ का क्या नहीं बदलेगा? अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो पदार्थ का क्या नहीं बदलेगा? तो पदार्थ का जो है टेम्परेचर नहीं बदलेगा। अवस्था बदल जाएगा लेकिन पदार्थ का टेम्परेचर एक बार अगर फिक्स वहां पे हो गया है तो फिर वहां से क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे बिल्कुल एकदम से नहीं होगा। ठीक है ना? इसी को कहते हैं अवस्था परिवर्तन। आइए आगे बढ़ा जाए। कहता त्रिक बिंदु पर, है ना, त्रिक बिंदु पर वस्तु निम्न में से किस अवस्था में पाया जाता है? त्रिक बिंदु पर जो है किस अवस्था में पाया जाता है? त्रिक बिंदु, जहां पे वस्तु ठोस, द्रव और गैस सब में क्या हो जाए, अवेलेबल रहे। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? तो इसका जो सबसे बढ़िया एग्जांपल हो जाएगा, इसका जो एग्जांपल हो जाएगा एकदम शानदार, वो क्या हो जाएगा? तो शानदार क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ा जाए। कहता है कि गैस का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? गैस यहाँ पे क्या हो रही है? ठोस में बदल जा रही है। गैस क्या हो जा रहा है जी? ठोस में बदल जा रहा है। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे कि ठोस गैस में बदल जाता है। यहाँ कहता है गैस का ठोस में बदलना क्या हो जाएगा? गैस का ठोस में बदलना डिकम्पोजिशन कहलाता है या निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। ऊर्ध्वपातन क्या हो जाएगा? तो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा ठोस से गैस में हो जाएगा, है ना, ठोस से क्या हो जाएगा? गैसों में बदल जाएगा। हिमांक की बात कर ले, हिमांक क्या हो जाएगा? तो द्रव का ठोस में बदलना, है ना, क्या हो जाएगा? तो द्रव का, है ना, द्रव का क्या होना? ठोस में बदलना। ठोस में बदलना क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। क्लियर है ना जी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल एकदम से नहीं होना चाहिए। आइए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है हिम मिश्रण का उपयोग किस में किया जाता है? हिम मिश्रण, हिम मिश्रण का उपयोग कहाँ कीजिए? वही आइसक्रीम कुल्फी सब बनाइएगा तो वहीं पे जो है किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और वी दोनों हो जाएगा। आइए शतक लगा ही लेते हैं जल्दी से, है ना। आपेक्षिक आर्द्रता की इकाई निम्न में से क्या होती है? आपेक्षिक आर्द्रता की इकाई की अगर हम क्या कर लेते हैं, बात कर ले, आपेक्षिक आर्द्रता का जो इकाई हो जाएगा वो क्या होगा? आपेक्षिक आर्द्रता की इकाई क्या हो जाएगा जी? क्या होगा? आपेक्षिक आर्द्रता की इकाई क्या होगा? इसकी कोई इकाई नहीं होती है ना, इसकी कोई इकाई नहीं होती है ना। इसका क्या हो जाएगा? तो इसकी कोई इकाई नहीं होती, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कहता है ओस बनने के लिए आपेक्षिक आर्द्रता कितना होना चाहिए जी? ओस बनने के लिए, ओस बनने के लिए आपेक्षिक आर्द्रता जो है कितना होना चाहिए? ओस बनने के लिए आपेक्षिक आर्द्रता जो है कितना होना चाहिए? ओस बनने के लिए आपेक्षिक आर्द्रता कितना होना चाहिए? तो 100% होना चाहिए, तब जाके क्या हो जाएगा? ओस बनेगा, अन्यथा ओस क्या हो जाएगा? बोलेगा हम बनवे नहीं करेंगे। आइए आगे बढ़ा। अगला क्वेश्चन कहता है कि उष्मागतिकी का कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है जी? उष्मागतिकी का कौन सा नियम जो है, ठीक है, हाँ चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा, क्या होगा, फटाक से आंसर कर दीजिएगा। हाँ जी, उष्मागतिकी का कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रथम नियम हो जाएगा। उष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है ये काम करता है। तो अगर आपसे कहते हैं दूसरा कहीं उष्मा के प्रवाहित होने की दिशा, ये क्या बताता है? ये बताता है उष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को कौन बताता है? तो ये द्वितीय में पता चलता है।
आइए आइए, कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाना क्या कहलाता है जी? है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का जब अचानक क्या होता है, प्रसार होता है, तो वो क्या हो जाता है, शुष्क बर्फ में बदल जाता है। इस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ओहो, अच्छा चलिए, तो आंसर ही हम बता दिए, रुद्धोष्म परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये क्या कहलाता है? रुद्धोष्म परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है जी? रुद्धोष्म परिवर्तन कहलाता है। और इसी के साथ ही आज के सेशन में क्या हो गया है जी? है ना, शतक लग गया है ना, 1 घंटे हो गए हैं, नहीं ठीक है, और हम लोगों ने क्या कर लिया, एकदम से शतक लगा लिया। कहता है किसने कहा था कि उष्मा का पूर्णतया कार्य में परिवर्तन मेरे प्यारे साथियों संभव नहीं है ना, किसी भी प्रकार की बातें ना करते हुए सीधे एकदम क्या कर देना जी, फिजिक्स की बातें होंगी आज, सिर्फ वो सिर्फ फिजिक्स की बात होगी, ठीक है। किसने कहा था कि उष्मा का पूर्णतया कार्य में परिवर्तन संभव नहीं है? किसने ये बात कहा था? किसने कहा था? किसने कहा था? किसने कहा था? तो आंसर क्या हो जाएगा? केल्विन ने कहा था। किसने कहा था? केल्विन ने। डार्विन ने क्या कहा था? डार्विन ने क्या कहा था? तो डार्विन ने क्या कहा था? प्राकृतिक चयन के बारे में इन्होंने सिद्धांत दिया था। और क्लासियस ने क्या कहा था? कहता है उष्मा हमेशा अपने से कम ताप की ओर ही जाएगा, ठीक है। इसने क्या कहा था? कहा तो उष्मा हमेशा, है ना, उष्मा हमेशा, है ना, उष्मा हमेशा, है ना, स्वयं से कम ताप की ओर ही, कम ताप की ओर ही, है ना, और ही क्या हो जाएगा? जाएगा, है ना, कम ताप की ओर ही क्या हो जाएगा? जाएगा। चलिए, तो शतक लग गया है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है ना जी। आई बस समझ में, शतक तो लग गया है, लेकिन पिक्चर अभी क्या है? बाकी है, ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया है ना। आज लाइक कोई करने के लिए नहीं बोलेगा, अगर आपको बढ़िया लगे तो कर लेना है, नहीं बढ़िया लगे तो नहीं करना है, ठीक है ना जी, है ना। ये आपके ऊपर हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पे। कहते हैं प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? प्रकाश के तरंग सिद्धांत को जो है ना, किसने प्रस्तुत किया था? क्योंकि देखिए हम कितना भी कहेंगे, आपका मन होगा तभी आप लाइक का बटन दबाइएगा, नहीं मन होगा तो नहीं दबाइएगा, है ना। जबरदस्ती थोड़े प्यार किया जाता है जी, ठीक है। आई बस समझ में, है ना, सिंपल सी बात है। चलिए, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को अगर आपको लगे कि आपके लिए मेहनत की जा रही है लगातार, एकदम जो है ना, बिना इधर उधर की बातें किए हुए सीधे टू द पॉइंट एकदम क्वेश्चन करना, उसके डिटेल्स को करते हुए आगे बढ़ा जा रहा है, अगर आपको लगे बढ़िया है, ठीक ठाक है, तो कर लेना है, ठीक है। आइए, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को जो है किसने प्रस्तुत किया था? प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? हाइगेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइगेंस हो जाएगा। हाइगेंस ने क्या दिया था? हाइगेंस ने दिया था मेरे प्यारे साथियों तरंग सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। किसने दिया था? हाइगेंस ने क्या किया था? तरंग सिद्धांत दिया था। और दकार्ते ने क्या किया था? तो दकार्ते ने दिया था कनिका मॉडल। क्या हो जाएगा जी? दकार्ते ने क्या किया था? कनिका मॉडल हो जाएगा। अगर हम फूको की बात कर लें, फूको ने कहा था कि प्रकाश में, वायु में प्रकाश की चाल से जल में प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है ना। वायु की अपेक्षा जल में प्रकाश की चाल, है ना, प्रकाश की चाल क्या हो जाती है जी? कम हो जाती है। प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसे ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश तरंग निर्वात में कैसे संचरित हो सकती है? इसकी व्याख्या किसने किया था? प्रकाश तरंग निर्वात में संचरित हो सकती है, इसकी व्याख्या जो है किसके द्वारा किया गया था? यह बात किसने बताया था? यह बात बताया था मेरे प्यारे साथियों मैक्सवेल ने बताया था। किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया था। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ये आपको क्या कर देना है? बता देना है। तो चंद्रमा से प्रकाश पहुंचने में 1.28 सेकेंड हो जाएगा, और ये सूर्य का हो जाएगा 8 मिनट 16.6 सेकेंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों चंद्रमा का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? सबसे कम होगी। तो प्रकाश की चाल सबसे कम किसमें हो जाएगा? ये आपको क्या कर देना है? बताना है। तो प्रकाश का चाल किसमें कितना होता है? अगर ये हम कर लें तो ज्यादा बेहतर है। निर्वात में कितना हो जाएगा? 3 पॉइंट क्या हो जाएगा, है ना, 3.0 इंटू 10 टू दी, या सीधे लिख लीजिए 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 हो जाएगा। ये भी आप कर सकते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अच्छा, कांच में कितना हो जाएगा? कांच में कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कहेगा बताइए जल में कितना हो जाएगा? कहेगा जल में हो जाएगा 2.25 इंटू 10 टू दी पावर 8, है ना, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अच्छा, कहेगा तारपीन के तेल में कितना हो जाएगा? कहेगा 2.04 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब देख लीजिए किसमें कम हो जाएगा, तो इस हिसाब से तो कांच ही कम लगता है, तो क्या आंसर हो जाएगा? कांच हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? कांच हो। निर्वात में 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। जल में 2.25 इंटू 10 टू दी पावर 8 हो जाएगा। तारपीन के तेल में 2.04 इंटू 10 टू दी पावर 8 हो जाएगा। फाइनली कांच में आपका कितना होगा? 2 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आपको क्या करना है? सबको ध्यान में रखना है। तो आप पता क्या पूछ दे, नहीं पूछ दे, है कि नहीं। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न कहता है प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक हो जाएगा। प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा प्रकीर्णन बैंगनी का। और कम किसका प्रकीर्णन हो जाएगा, तो कम प्रकीर्णन हो जाएगा लाल का। और नीला में क्या होता है, तो ये प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन है ना, प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला, आकाश का रंग क्या हो जाएगा जी, नीला हो जाएगा। तो नीला होने का कारण क्या है, प्रकीर्णन। अगर प्रकीर्णन नहीं होता तो आकाश का रंग क्या नीला होता, कहेगा बिल्कुल नीला नहीं होता। अगर आप आकाश में जाके आकाश को देखिएगा तो आकाश कैसा दिखेगा, आपको काला दिखेगा। मतलब आप जो याद कर रहे हैं कि आकाश का रंग नीला है, वो कतई क्या है, सत्य नहीं है, वो बिल्कुल एकदम 100% क्या है, झूठ है। समझे कि नहीं समझे, है ना जी। ये बिल्कुल आपको क्या कहा जा रहा है ना, झूठ बातें बताई जा रही है कि प्रकाश ये आकाश का रंग क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, जबकि वहां तो कुछ है ये नहीं है। कहते उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु में कैसा बनेगा, कैसा बनेगा जी, तो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, शब आंसर हो जाएगा। कहते उत्तल दर्पण का उपयोग होता है ना, उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है आप कहां पे कीजिएगा। अगर आपको उत्तल दर्पण का उपयोग करना हो तो आप कहां कीजिएगा जी, उत्तल दर्पण का उपयोग कहां कीजिएगा। देखिए आंख कान नाक गला के डॉक्टर जो है ये अवतल का उपयोग करेंगे, ये क्या हो जाएगा, अवतल करेंगे। सोलर कुकर में भी क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, है ना। और यहाँ सोडियम परावर्तक लैंप में क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। अगले क्वेश्चंस पे एकदम तेजी से कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। निम्न में से कौन सी घटना क्या हो जाएगा, महज क्या हो जाएगा, दृष्टि भ्रम हो जाएगा। दृष्टि भ्रम, लेकिन हमें लगता है वैसा है, लेकिन वैसा होता नहीं है। ठीक है, दृष्टि भ्रम भ्रम भ्रम, इसको करें दृष्टि भ्रम नहीं है ना, दृष्टि भ्रम नहीं है, कर लीजिए। क्या हो जाएगा, तारों का टिमटिमाना, ये दृष्टि भ्रम है। पानी में सिक्का के ऊपर दिखाई देना दृष्टि भ्रम है। पानी में मछली एकदम गहराई में दिखाई देना नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये दृष्टि भ्रम नहीं हो जाएगा। ठीक है, वो गहराई में रहेगा तब ये दिखाई देगा, अदरवाइज ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। कहते हैं निम्न में से कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं हो जाएगा जी। कौन जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या हो जाएगा, उदाहरण नहीं हो जाएगा। पानी में डूबी छड़ का टेढ़ा दिखाई देना, ये क्या हो जी, अपवर्तन का हो जाएगा। ठीक है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नहीं होगा, बाकी ये दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं। इंद्रधनुष जो होते हैं क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक होते हैं, एक क्या होते हैं, द्वितीयक होते हैं। एक क्या होता है, प्राथमिक होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा। प्राथमिक वाला थोड़ा सा ज्यादा चमकीला होगा, द्वितीयक वाला क्या हो जाएगा, कम चमकीला होगा। कौन सा जो है आपका द्वितीयक रंग हो जाएगा जी, द्वितीयक रंग क्या हो जाएगा, देखिए द्वितीयक रंग क्या होता है, लाल हरा नीला, ये तीनों क्या हो जाएगा, प्राथमिक रंग है ना। ये तीनों क्या हो जाएगा, प्राथमिक रंग होगा। इसी को मिला जुला के द्वितीयक प्राप्त किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि लाल गुलाब जो है ना, लाल गुलाब हरा प्रकाश में कैसा दिखाई देगा जी, जल्दी से बताया जाए क्या हो जाएगा। लाल गुलाब की अगर हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, किसकी बात कर ले, लाल गुलाब की बात कर लें, तो लाल गुलाब जो हो जाएगा हरा प्रकाश में कैसा दिखाई देगा। एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे गुलाब लाल हो और चाहे पीला हो, वो अपने प्रकाश में और उजले प्रकाश में अपने रंग का दिखाई देगा, अदरवाइज पूरा का पूरा क्या हो जाएगा जी, काला हो जाएगा। तो आप ये मत याद कीजिएगा कि लाल गुलाब हरा में काला हो जाएगा, पीला गुलाब जो है सो है ना नीला में काला हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। कोई भी जो रंग है वो अपने रंग में या फिर उजले रंग में क्या होगा, उसकी वास्तविक रंग आपको क्या हो जाएगा, पता चलेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। ठीक है ना, अदरवाइज क्या हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। ठीक है ना। वैसे अगर फिल्टर लगा हुआ है तो फिर तो कोई बातें नहीं है जी, समझेंगे ना, है ना। फिल्टर के आगे 2 फिल्टर, फिल्टर के पीछे 2 फिल्टर। अब बताइए कि फोटो कैसा आएगा। देखिए स्पष्ट दर्शन का जो अधिकतम दूरी है क्या हो जाएगा, अस्पष्ट दर्शन का जो अधिकतम दूरी है क्या हो जाएगा, तो अधिकतम का तो अनंत हो जाएगा, और न्यूनतम का क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। न्यूनतम कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। अधिकतम कितना हो जाएगा, तो अधिकतम तो आप चांद तारे फूल सबनम सब देख सकते हैं जी। निकट दृष्टि दोष का निवारण में कौन उपयोगी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में जो निवारण हो सकता है वो किसकी सहायता से हो सकता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण जो है किसकी सहायता से हो सकता है। चलिए कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बोल रहा है निकट दृष्टि दोष। तो निकट जैसे ये बोलेगा तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आ जाना चाहिए, अवतल आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, अवतल आ जाना, लेकिन दर्पण नहीं आना चाहिए, लेंस आना चाहिए, है ना। दर्पण आएगा तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कौन सी समस्या वृद्ध अवस्था में होता है। जब वृद्ध लोग व्यक्ति हो जाते हैं ना तो उनको क्या हो जाता है, निकट और दूर दोनों चौपट हो जाते हैं, मतलब हो जाएगा जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है। ये जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें क्या होता है? तो जैसे ही सरल सूक्ष्मदर्शी आए तो आपको समझ जाने का, अच्छा इसमें क्या हो जाएगा, उत्तल होगा। क्या हो जाएगा? उत्तल। लेकिन उत्तल में क्या, दर्पण नहीं, क्या याद रखना है, लेंस याद रखना है, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। अच्छा, यहां तक समझने में आशा करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को कितने नाम दिया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो आवेशों को देखा तो इसको 2 नाम दिया। बोला देखो भैया ये इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, एक को कहा इन्होंने कि ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है, और दूसरे को इन्होंने क्या कहा, बोला ये जो है बउआ देखो ये हो जाएगा निगेटिव। एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपका निगेटिव हो जाएगा। 2 प्रकार हो जाएगा, दोनों ध्यान में रख लेना है। आगे बढ़ा जाए। कहते हैं निम्न में से कौन सा कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सही कथन को आपको क्या करना है, बताना है। कहते हैं समान आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं और समान आवेश परस्पर क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों सही है या इनमें से कोई सही नहीं है? क्या हो जाएगा, जल्दी से बताया जी, क्या होगा जी? कौन सा कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा कथन मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आपको क्या कर देना है, बता देना है। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ जो बातें की गई है वो उल्टा कर दिया गया। समान आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षित हो जाएगा और समान रहेगा तो क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। इस कारण से क्या हो गया, दोनों गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आई बस समझ में ना जी। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया सबसे पहले किसने बताया था? किसने कहा था कि देखो भैया वस्तु को भी आवेशित किया जा सकता है। ये बात किसने कहा था? ये बात थेल्स महोदय ने कहा था कि देखो भैया हम वस्तु को भी क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कहता है कि खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, कैसा होता है जी? खोखले चालक के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? तो खोखले चालक के अंदर की बात कर ले तो वो क्या हो जाता है, शून्य होता है। क्या होता है जी? शून्य होता है। तो इस बात को ध्यान में एकदम से क्या करना है, रख लेना। इसलिए जब क्या हो, बिजली उजली क्या हो, भयानक कड़क रहा हो, बारिश उरिश हो रहा हो और आप अगर कार से चल रहे हैं तो अपने शीशा उषा को क्या कर लेना चाहिए, है ना, बंद करके क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है ना जी? आई बात समझ में? 1 मिनट जी। आइए तो देखिए क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? विद्युत विभव का जो है ऐसा ही मात्रक क्या होगा? इसका क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। फैराडे का क्या हो जाएगा, फैराडे का क्या हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फैराडे का क्या होगा, विद्युत धारा हो जाएगा। एम्पियर का क्या हो जाएगा जी, नहीं, फैराडे के क्या हो जाएगा, विद्युत धारिता हो जाएगा, है ना। इसका क्या हो जाएगा, विद्युत धारिता होगा। एम्पियर का क्या हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा। एम्पियर का क्या होगा, विद्युत धारा हो जाएगा। फैराडे का क्या हो जाएगा, विद्युत धारिता हो जाएगा। वोल्ट का क्या हो जाएगा, विद्युत विभव हो जाएगा। वोल्ट का क्या होगा, विद्युत विभव हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। आगे कहते हैं प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है जी? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो ओम का क्या हो जाएगा, तो ओम हो जाएगा प्रतिरोध का। ओम किसका हो जाएगा, प्रतिरोध का हो जाएगा, है ना। वोल्ट किसका हो जाएगा, तो वोल्ट हो जाएगा विद्युत विभव और विभवांतर का, है ना, विभवांतर और हो जाएगा विद्युत विभव। ठीक है, और फैराड किसका हो जाएगा, है ना, फैराड किसका हो जाएगा, तो हो जाएगा विद्युत धारिता, विद्युत धारिता। और एम्पियर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। आइए आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्न में से कौन ओमीय प्रतिरोध का पालन करता है? निम्न में से कौन जो है ओमीय प्रतिरोध का क्या करता है जी, पालन करता है। ओमीय प्रतिरोध का पालन कौन करता है? ओमीय प्रतिरोध का पालन क्या हो जाएगा, मैग्नीज का तार हो जाएगा। तो जो बच गया ये क्या हो जाएगा, अनओमीय हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, अनओमीय हो जाएगा। जो ओम का पालन नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, अनओमीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनओमीय हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस पर अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कहते हैं परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच जो है विभवांतर मापने के लिए, है ना, परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच जो है विभवांतर मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हम प्रयोग किसका करते हैं, वोल्ट मीटर का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अमीटर क्या होगा, तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है। अमीटर क्या करता है,
विद्युत धारा को एम्पियर में क्या करता है, मापता है। विद्युत धारा को क्या करता है, एम्पियर में मापता है। आगे बढ़ा जाए, आगे कहता है विद्युत धारा को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए जो है किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यंत्र क्या हो जाएगा, यंत्र हो जाएगा अमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमीटर। और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा शून्य, है ना। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आइए पिक्चर अभी बाकी है। विद्युत फ्यूज जो है किसका बना होता है जी, विद्युत फ्यूज जो है किसका बना होता है, विद्युत फ्यूज किसका बना होता है। तो विद्युत फ्यूज का जैसे ही आपके सामने आएगा, आपके सामने में दो चित्र क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। एक टीन का और दूसरा किसका आ जाता है, शीशा का। कहिएगा टीन और शीशा, तो यही ऑप्शन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कहिएगा ले ई का हो गया, ई हो गया कि टीन इसमें होता है 63% और शीशा होता है 37%। यहाँ उल्टा दे दिया था, इसका इसमें दे दिया, इसका इसमें दे दिया, तो हो गलत हो गया, ये भी चौपट हो गया। समझे कि नहीं समझे जी, क्लियर हो गया, एकदम एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे, आगे बढ़ा जाए। कहते हैं विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताने वाला यंत्र क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। क्या हो जाएगा जी, गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर हो जाएगा जी। समझे कि नहीं समझे, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कहते हैं निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित नहीं होगा। कौन नहीं हो जाएगा, तो नहीं होगा तो विद्युत मोटर जो है नहीं होगा, बाकी एसी मोटर और माइक्रोफोन ये होगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये होगा, ये हो जाएगा, नहीं होगा। बस सिंपल सी बात है, समझे कि नहीं समझे। अच्छा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है ना, यहाँ पे जो बात आई है, इसको खोजा किसने था। अगर कहेगा इसका खोज किसने किया था, तो आप क्या कहेंगे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, माइकल फैराडे हो जाएगा, माइकल फैराडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, माइकल फैराडे हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का जो है खोज किसने किया था, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। आंसर क्या हो जाएगा, ओरस्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, ओरस्टेड हो जाएगा। अगले बात कर ले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहते हैं प्राकृतिक चुंबक का आकार कैसा होता है। प्राकृतिक चुंबक का जो है आकार कैसा होता है। अगर हम प्राकृतिक चुंबक के आकार की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो प्राकृतिक चुंबक का जो आकार होता है इसका कोई आकार नहीं होता है। प्राकृतिक चुंबक की बात कर लें तो प्राकृतिक चुंबक जो है इसका क्या हो जाएगा, कोई आकार नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, ये क्या होता है, प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, तो लोहे का ऑक्साइड होता है, Fe3O4। क्या हो जाएगा, Fe3O4, इसको बोलते हैं लोहे का ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, लोहे का ऑक्साइड। क्या हो जाएगा जी, लोहे का ऑक्साइड हो जाएगा। कृत्रिम चुंबक का, अरे जैसन मन करे वैसन बना देना है। आगे बढ़ा जाए, चुंबक में कहां पर चुंबकत्व तो नहीं होता है। चुंबक में जो है कहां पर जो है ना चुंबकत्व तो नहीं होता है। चुंबक में कहां पर चुंबकत्व तो नहीं होता है, तो मध्य भाग में क्या हो जाएगा, चुंबकत्व तो नहीं होगा। मध्य भाग में चुंबकत्व नहीं हो जाएगा जी। सर्वाधिक चुंबकत्व होता है दोनों सिरों पर। दोनों सिरों पर क्या हो जाएगा, तो सर्वाधिक चुंबकत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वाधिक चुंबकत्व हो जाएगा, है ना। सर्वाधिक चुंबकत्व यहां पे देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम क्या कर लेते हैं, बात करते हैं चुंबकीय बल रेखा के बारे में निम्न में से क्या सही है ना। चुंबकीय बल रेखा के बारे में क्या सही हो जाएगा, चुंबकीय बल रेखा के बारे में क्या सही होगा। कहता है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को हमेशा काटती है, ये बात तो गलत है। चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां बल रेखाएं दूर दूर होती है, नहीं, ये बात भी गलत है। पास पास होती है, दूर दूर नहीं होती है, पास पास होती है, बिल्कुल पास होती है, एकदम में पास होती है। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दोनों गलत है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या होगा जी, इनमें से कोई नहीं सही होगा। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। हाँ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या हो जाएगा, तो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा जस्ता। जस्ता क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। तो प्लेटिनम क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, अनुचुंबकीय हो जाएगा। अनुचुंबकीय। लोहा तो कौन नहीं जानता है, लौह चुंबकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लौह चुंबकीय होगा। इसके अलावा आप याद रखिएगा लौह चुंबकीय में क्या होगा, जैसे लोहा हो गया, निकेल हो गया,
कोबाल्ट हो गया, इस्पात हो गया। अच्छा ये क्या है, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय में क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका जो विपरीत दिशा में चला जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा, जस्ता हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, हीरा हो गया, नमक हो गया, जल हो गया। प्लेटिनम क्या होता है, अनुचुंबक है, इसमें क्या हो जाएगा, जिसके लास्ट में यम यम लगा हो, जैसे क्रोमियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, एक याद रख लीजिएगा अलग से, ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। अगर हमको अस्थायी बनाना है तो अस्थायी बनाना रहेगा तो हम ज्यादा क्या करेंगे, है ना, ज्यादा मजबूती पे ध्यान नहीं देंगे, नरम लोहा से बना के क्या कर लेंगे, काम चला। लेकिन हमको अगर अस्थायी बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, इस्पात का इस्तेमाल करेंगे। तो अस्थायी में क्या हो जाएगा, इस्पात हो जाएगा, और अस्थायी में क्या हो जाएगा, नरम लोहा से काम चल जाएगा। अगले प्रश्न पे ये कहते हैं परमाणु का स्वभाव कैसा होता है। परमाणु का स्वभाव मेरे प्यारे साथियों कैसा होता है, परमाणु का स्वभाव जो होता है ये कैसा होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है ना। चलिए अच्छा, परमाणु की बात आई है तो परमाणु में क्या हो जाएगा, तो परमाणु का जो स्वभाव हो जाएगा कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, प्रोटॉन जितना होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ये दोनों आपस में बराबर होते थे, इसको क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। बेचारा उदास होकर बैठ जाता है। समझे नहीं समझे, आगे बढ़ा जाए। कहते इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। क्या कहता है कि आप हमें यह बताइए कि इलेक्ट्रॉन का जो खोज है किसने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन। तो थॉमसन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का खोज हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा गोल्डस्टीन ने क्या किया था, इसने प्रोटॉन का खोज किया था, है ना, प्रोटॉन को खोज किया था। अच्छा कहेगा चैडविक ने क्या किया था, तो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, तो इसका क्या बचा, न्यूट्रॉन बचा है, तो लिख दीजिए न्यूट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। एकदम ऐसे ये क्या होना चाहिए, सब आपको याद होना चाहिए। बिल्कुल तेजी से भी सब के सब आपको क्या करवा देंगे, याद करवा देते हैं, रिविजन करवा देते हैं, कंसेप्ट समझा देते हैं, टेंशन बस आप मत लीजिए। ठीक है, फोटोन का खोज करता कौन हो जाएगा, जो फोटोन को किसने खोजा था, फोटोन को किसने खोजा था, फोटोन को आइंस्टीन ने खोजा था। एंडरसन ने क्या किया था, पोजिट्रॉन। एंडरसन क्या हो जाएगा, पोजिट्रॉन हो जाएगा, एंडरसन हो जाएगा। पाउली क्या हो जाएगा, पाउली क्या हो जाएगा, न्यूट्रिनो। पाउली क्या हो जाएगा, न्यूट्रिनो का पाउली हो जाएगा। युकावा किसका हो जाएगा, क्या कहते हैं, पाई मैसोन का। क्या हो जाएगा, पाई मैसोन। पाई मैसोन का क्या हो जाएगा जी, युकावा। एक बार फिर से बोल लीजिएगा, है ना। फोटोन किसका हो जाएगा, तो कहिएगा फोटोन का आइंस्टीन हो जाएगा, पाई मैसोन का युकावा हो जाएगा, पोजिट्रॉन का एंडरसन हो जाएगा, पाउली का न्यूट्रिनो हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का कौन हो जाएगा जी, इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा जे थॉमसन। न्यूट्रॉन का कौन हो जाएगा, चैडविक हो जाएगा। प्रोटॉन का कौन हो जाएगा, अरे वही क्या नाम है उसका, अरे गोल्डस्टीन मां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। कहते कैथोड किरण को सिर्फ किसका प्रयोग करके पैदा किया जा सकता है। अगर आपको कैथोड किरण पैदा करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, सिर्फ गैस से कर सकते हैं। कैथोड किरण कैसा होता है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कैथोड किरण कैसा होता है, कहिए कि देखबे नहीं करता है, कैसन होता है, कहेगा अदृश्य होता है। कहेगा ये किधर चलता है, कहेगा एकदम सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है जी, सीधी रेखा में ये क्या होता है, चलने का काम करता है। कहेगा प्रकाश के वेग से इसको अगर हम तुलना करें तो क्या होगा, तो ये प्रकाश के वेग का क्या हो जाएगा, प्रकाश के वेग का क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। प्रकाश के वेग का क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। और ये स्वभाव में कैसा हो जाएगा, कहिएगा निगेटिव हो जाएगा, माने ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। ऋणात्मक है मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। ऋणात्मक का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है। आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे कथन आपको दो दे दिया, कहते में से सही जो है वो आप हमको बता दीजिए। कहते ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता क्या हो जाती है। कहते ताप बढ़ाने से अर्धचालक की चालकता क्या हो जाती है, बढ़ती है। और ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता क्या हो जाती है, घटती है। क्या लगता है, ताप बढ़ाइएगा अर्धचालक का चालकता बढ़ जाएगा। सही बात है, ताप बढ़ाइएगा चालक की चालकता घट जाएगा, यानी दोनों सही है। सही है ना जी, क्लियर है ना। क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। अगला कहता है कैथोड के पास जमा इलेक्ट्रॉन समूह को क्या कहते हैं। कैथोड के पास जो इलेक्ट्रॉन का जो समूह जमा होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है अंतराल आवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतराल आवेश। डोपिंग क्या होता है, तो डोपिंग क्या हो जाएगा, तो ये तो कचरा हो जाएगा, कचरा क्या हो जाएगा आपका, डोपिंग हो जाएगा। ठीक है, उदासीन कौन होता है, तो ये तो परमाणु होता है। परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है जी, उदासीन होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्न में से किसका उपयोग बोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है। बिल्कुल एकदम तेजी से रॉकेट के स्पीड में आंसर लगाते चलिए। ठीक है, कहते हैं निम्न में से किसका उपयोग बोल्टता नियंत्रण के रूप में किया जाता है। बोल्टता नियंत्रण के रूप में किसका किया जाता है, जेनर डायोड का हो जाएगा। और फोटो डायोड प्रकाश क्या इसको बोलते हैं, प्रकाशित संकेतों के संसूचन में। इसमें क्या हो जाएगा, प्रकाशित संकेतों के
संकेतों के संसूचन में, संसूचन में, ठीक है। और कैथोड किरण कैसा होता है? तो अदृश्य होता है। क्या होता है? अदृश्य होता है। आगे बढ़ा जाए, कहता है निम्न में से किसका उपयोग विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है ना? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में करने के लिए आप किसका उपयोग कीजिएगा? हाँ, तो प्रकाश उत्सर्जक क्या हो जाएगा? डायोड हो जाएगा। यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रकाश उत्सर्जक क्या हो जाएगा? डायोड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन फोटो डायोड के सिद्धांत पर कार्य करता है? जी, फोटो डायोड के सिद्धांत पर मेरे प्यारे साथियों कौन कार्य करता है? फोटो डायोड के सिद्धांत पर जो है ना, फोटो डायोड के सिद्धांत पर जो है कौन कार्य करता है? क्या इसका आंसर होगा? क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सौर सेल हो जाएगा। क्या होगा? सौर सेल हो जाएगा। इसको आप पढ़िएगा बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 साइंस एंड टेक में, ठीक है ना जी। आई बात समझ में? फिलहाल के लिए इतना ही। अति चालक की खोज निम्न में से किसने किया था? अति चालक का जो खोज है किसने किया था? तो केमरलिंग ओन्स ने किया था। अति चालक का खोज किसने किया था? अति चालक का जो खोज हो जाएगा किसने किया था? केमरलिंग ओन्स ने किया था। उसके बाद आइए बात करते हैं कि पारा किस तापमान पर अति चालक हो जाता है ना, यही हम वहां बता रहे थे जी। फिर बताते बताते क्या हो गए थे? रुक गए थे। चलिए बताइए, पारा जो है किस पर क्या हो जाती? चालक हो जाएगा। देखिए, अगर डिग्री सेल्सियस में पूछ दे तो क्या हो जाएगा? 268.8 वाला हो जाएगा माइनस में। और अगर ये पूछ दे केल्विन में तो ये होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी जो है दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। पारा जमता है -39 डिग्री सेल्सियस पे पारा क्या हो जाता है? जम जाता है। कहते घड़ी में निम्न में से किसका काम दाब पाइजो विद्युत प्रभाव पर क्या होता है? आधारित होता है। तो क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज क्रिस्टल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वार्ट्ज क्या हो जाएगा जी? क्रिस्टल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वार्ट्ज क्रिस्टल हो जाएगा। चलिए यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी एकदम नहीं होना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रेडियो सक्रियता का खोज निम्न में से किसने योगदान नहीं दिया था? अच्छा, नहीं दिया था बोल रहा है, किसने नहीं दिया था? रेडियो सक्रियता के खोज में जो है निम्न में से किसने योगदान नहीं दिया था? ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड होगा। बाकी इन तीनों ने क्या किया था? योगदान दिया था। योगदान दिया था। अच्छा, अगर रदरफोर्ड के बारे में कहा जाए तो इन्होंने क्या किया था? ठीक है, इन्होंने क्या किया था? तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कि रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाले किरणों के बारे में क्या किया था? सर्वप्रथम इसने क्या किया था? बताने का काम किया था। आगे कहता है कि नाभिक से अल्फा बीटा और गामा किरण निकलने का तात्पर्य क्या होता है ना? नाभिक से अगर मान लीजिए अल्फा निकल रहा है, बीटा निकल रहा है, गामा निकल रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? क्यों ऐसा होता है? आखिरकार क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? बार बार बताइएगा, ठीक है। नाभिक से अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलने का तात्पर्य क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब है कि अपने आप को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए क्या हो जाएगा? अपने आप को क्या हो जाएगा जी? अपने आप को क्या हो जाएगा? अस्थायित्व प्रदान करने के लिए ऐसा होता है, ठीक है। और देखिएगा, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 83 है। जब उससे अधिक हो जाएगा तब नाभिक में क्या हो जाएगा? वो अस्थायी हो जाता है। और जब वो अस्थायी होगा तो अल्फा निकलेगा, बीटा निकलेगा, गामा निकलेगा, और फिर क्या? फिर लास्ट में शीशा में बदल जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसने रेडियम का खोज किया था जी? निम्न में से किसने जो है ना रेडियम का क्या किया था? खोज किया था। रेडियम का खोज किसने किया था? रेडियम का खोज किया था मैडम क्यूरी और रॉबर्ट पियरे, ठीक है। तो ए और बी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ए और बी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल एकदम से नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरा प्रयास है जितना जल्दी से जल्दी हो सके, तेजी से हो सके, हम आपको करवा देते हैं। बिल्कुल समय आपका जो है ज्यादा हम नहीं लेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन क्या हो जाएगा? सही होगा। कहता है सबसे अधिक आयतन क्षमता अल्फा किरण की, आयनन क्षमता अल्फा किरण की होती है। सबसे अधिक वेतन क्षमता गामा किरण की होती है। आपको बताना है कि आखिरकार इसका सही जो है जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? क्या होगा? जल्दी से क्या किया जाए? बताया जाए, है ना, जल्दी से बताया जाए। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी? क्या होगा? फटाक से आंसर कीजिए।
आइए, हाँ जी, तो क्या होगा, निम्न में से कौन सा कथन सही कहता है? सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा का होता है, बिल्कुल सही बात है। सबसे अधिक वेधन क्षमता क्या हो जाएगा? ये किसका हो जाएगा? ये किसका होगा? गामा का होगा। दोनों सही है। आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा जी। 150 क्वेश्चन हम लोगों ने कुछ ही समय में क्या कर लिया? पूरा कर लिया, और एकदम तेजी से करते चले जा रहे हैं। पूरे डिटेलिंग हम आपको क्या करते चले जा रहे हैं? बताते चले जा रहे हैं। एक एक बातें जो आपको जाननी चाहिए, जो महत्वपूर्ण है, वो हर एक बात हम आपको क्या करते चले जा रहे हैं? बताते चले जा रहे हैं। अगर आपको बढ़िया लग रहा हो, और अगर आप सेशन पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको क्या हो, इस प्रकार की चीजें मिलती रहे। ठीक है, आप जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहां से आपको क्या हो, सारी चीजें पीडीएफ वगैरह जो वहां पे डाली जाती है वो मिलती रहे। अगर सिस्टमेटिक तरीके से आप तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन है, वहां से आप क्या कर लेंगे, है ना, जुड़ जाएंगे। थोड़ी सी एप्लीकेशन में क्या है ना, अभी काम चल रहा है। अभी हम लोग एप्लीकेशन जो है बुतरू हुई है ना, अभी वो उसको मतलब है ना खिलाया पिलाया जा रहा है। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आइए समझ में। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। पिक्चर अभी बाकी है जी, ठीक है ना। चलिए, है ना, तो यहां तक क्लियर हो गया। हाँ जी, देखिए क्या होगा, कहते अल्फा किरण, है ना, अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में क्या परिवर्तन होता है? अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में क्या परिवर्तन होता है? अल्फा किरण के निकलने से परमाणु में क्या परिवर्तन? अल्फा जब निकलेगा तो क्या होगा? अल्फा किरण जब निकलेगा ना, तो 2 इकाई का कमी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 इकाई का क्या हो जाएगा जी, है ना, कमी हो जाएगा। ठीक है, परमाणु संख्या में क्या हो जाएगा? 2 इकाई का क्या हो जाएगा? कमी होगा। लेकिन अगर बीटा निकलता है तो क्या होगा? 1 इकाई की वृद्धि होगा, और द्रव्यमान संख्या क्या होगा? अप्रभावित रहेगा। ये कब होगा? ये बीटा में होगा, है ना, बीटा के कारण, है ना, बीटा के कारण होगा। ठीक है, ये बीटा के निकलने के कारण हो जाएगा, निकलने के कारण। ठीक है, निकलने के कारण क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, अच्छा, यहाँ पे 2 इकाई का कमी किस में हो जाएगा? तो 2 इकाई का कमी हो जाएगा परमाणु संख्या में। अगर द्रव्यमान की बात कर लें तो द्रव्यमान में क्या हो जाएगा? 4 इकाई की कमी हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान में क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान में क्या हो जाएगा? 4 इकाई की कमी हो जाएगा। द्रव्यमान में क्या होगा? 4 इकाई की कमी। अगला प्रश्न, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अगला क्वेश्चन कहता है रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता निम्न में से किसकी सहायता से लगाया जाता है जी? है ना, रेडियो, है ना, रेडियो के बारे में पूछ रहा है। रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता किससे लगाइएगा? किससे लगाइएगा? किससे लगाइएगा? किससे लगाइएगा? देखिए, यहां पे अगर आपसे पूछता रेडियो सक्रियता की माप, तो जीएम काउंटर हो जाता, है ना। रेडियो सक्रियता की माप पूछता तो आपका जीएम काउंटर होता, बिल्कुल होता। लेकिन यहाँ ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता कैसे लगाइएगा? तो उसके लिए आपको चाहिए अभ्रकोष्ठ चाहिए। ठीक है ना, इसको क्लाउड चैम्बर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है ना, इसको कहा जाता है क्लाउड चैम्बर। ठीक है, आई बस समझ में? क्लियर हो गया ना जी? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा कथन क्या हो जाएगा जी? सही हो जाएगा। कौन सा कथन क्या हो जाएगा? कौन सा कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये आपको क्या कर देना है? बताना है ना। निम्न में से कौन सा कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन क्या हो जाएगा जी? सही होगा। सही कथनों के बारे में आपको क्या करना है? बताना है। कौन सही होगा? कहते कार्बन 15 से जीवाश्म, नहीं भैया 14 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कहता द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, स्वतंत्र नहीं। पहले माना जाता था स्वतंत्र है, लेकिन आइंस्टीन ने E = mc² से क्या कर दिया? इसको साबित कर दिया कि कुछ भी अलग नहीं होता है, ये सब साथ साथ होता है। ठीक है ना, सब क्या होता है? बिल्कुल साथ साथ होता है ना। बस हमें लगता है कि अलग अलग है। ठीक है ना, जैसे नेताजी लोग को देखिएगा, अलग अलग पार्टी में जब देखिएगा तो लगेगा कि वो अलग अलग हैं, जबकि ऐसा नहीं है, वो सब क्या है? एक ही है। ठीक है ना जी, है ना। जैसे हम मनुष्य में आप देखते हैं, मनुष्यों को लगता है कि अलग अलग मनुष्य है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सब मनुष्य क्या है? एक ही है ना। चाहे वो अफ्रीका का हो, और चाहे वो रसिया का हो, और चाहे वो इंडिया का हो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कहते पहली बार जब यूरेनियम के नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की गई तो नाभिक कितने खंडों में क्या हो गया? विभाजित हो गया। नाभिक कितने खंडों में विभाजित हो गया? नाभिक जो है मात्र क्या हो जाता है? 2 खंडों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। कितने में जी? 2 खंडों में विभाजित हो जाता है। ओह सॉरी, आइए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि श्रृंखला अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? श्रृंखला अभिक्रिया की बात कर लें, श्रृंखला अभिक्रिया क्या होगा? 2 प्रकार का होगा। क्या प्रकार का होगा? 2। इसको या तो आप क्या कर सकते हैं? नियंत्रित कर सकते हैं, या फिर क्या हो जाएगा? अनियंत्रित वाला हो जाएगा। जब अनियंत्रित हो गया तो इसको कहेंगे परमाणु बम। ये क्या हो जाएगा? परमाणु बम हो जाएगा। नियंत्रित हो गया तो यहां से हम लोग विद्युत उत्पन्न करेंगे।
विद्युत उत्पन्न, तो यानी क्या हो जाएगा, प्रलय और निर्माण क्या है, दोनों इसी के हाथों में है। निर्भर ये करता है कि हम इसका इस्तेमाल जो है किस प्रकार से करते हैं। ठीक है ना जी, आई बात समझ में ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कहते हैं परमाणु बम का निर्माण कब हुआ था। परमाणु बम का जो निर्माण है कब हुआ था जी, तो परमाणु बम का निर्माण हुआ था है ना, सेकेंड विश्व युद्ध में हुआ था, है ना। किसमें हो जाएगा, सेकेंड विश्व युद्ध में हो जाएगा। ठीक है, ताने की सब गलत हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से क्या हो जाएगा, कोई आंसर नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहले यहां पे हो जाएगा, सबसे पहले परमाणु बम कहां गिराया गया था। सबसे पहले जो है परमाणु बम कहां गिराया गया था, तो सबसे पहले हो जाएगा हिरोशिमा पर। कब जी, तो 6 अगस्त 1945। एंड नागासाकी पे क्या हो जाएगा, 9 अगस्त 1945 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोनों को क्या कर लेना है, ध्यान में रख लेना है। ठीक है ना जी, आई बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। क्या हो जाएगा, तो क्या हो, यहां तक क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन कहता है कि रिएक्टर में मंदक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अच्छा, किसका नहीं किया जा सकता ये पूछा जा रहा है। क्या होगा, देखिए भारी जल ग्रेफाइट इसका तो किया जा सकता है, किया जा सकता है। लेकिन यहां पे जो आप देखेंगे है ना, यहां पे आप देखेंगे क्या है, तो यहां पे जो आपका ये है ना, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, कैडमियम या बोरोन हो जाएगा, नियंत्रक क्षार हो जाएगा। कैडमियम एंड बोरोन का उपयोग किसमें हो जाएगा, तो इसका उपयोग जो है किसमें होता है, इसका उपयोग हो जाएगा नियंत्रक क्षार के रूप में। क्या हो जाएगा, नियंत्रक क्षार के रूप में क्या हो जाता है, इसका इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है हाइड्रोजन बम के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। हाइड्रोजन बम के संदर्भ में क्या सही हो जाएगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। कहते हैं परमाणु बम की अपेक्षा ये 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है, इसमें नाभिक का विखंडन होता है, कभी कभी इसका प्रयोग मनोरंजन के लिए भी किया जा सकता है। ये तो एकदम गलत हो जाएगा। इसमें नाभिक का विखंडन ना होकर के क्या होता है, संलयन होता है। क्या होता है जी, संलयन होता है। ये अपेक्षाकृत 100 गुना शक्तिशाली ना होकर के 1000 गुना शक्तिशाली होता है। कहने का मतलब हो गया कि सब इसमें क्या हो जाएगा, जो गलत हो जाए। कहने का मतलब क्या हो गया कि सब क्या हो गया, आपका गलत हो गया। आगे बढ़ा जाए। आगे कहता है तारे में लाल रंग क्या हो जाएगा, किसका सूचक हो जाएगा। तारे में जो लाल रंग होगा ये किसका सूचक हो जाएगा। तारे में हम लाल रंग की अगर बात कर लें तो क्या हो जाएगा, निम्न ताप वाला क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। निम्न ताप वाला क्या होगा, लाल हो जाएगा। उच्च ताप वाला क्या हो जाएगा, तो सफेद हो जाएगा। उच्च ताप वाला क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। और अत्यधिक उच्च ताप हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, कहिएगा, ये तो भैया नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, नीला हो जाएगा। आगे कहता है विमान की ऊंचाई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अगर हमको विमान की ऊंचाई मापना है तो हम किसका उपयोग करेंगे, विमान को ऊंचाई अगर नापना है तो क्या करेंगे, अल्टीमीटर से क्या कर देंगे, विमान को ऊंचाई नाप देंगे। अमीटर से क्या नाप दीजिएगा, विद्युत धारा। क्या हो जाएगा, विद्युत धारा होगा। और एनीमोमीटर से क्या नाप दीजिएगा, हवा की शक्ति और गति। हवा की शक्ति और क्या हो जाएगा जी, गति हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि बेलनाकार वस्तु के अंदर तथा बाहर के व्यास किससे मापे जाते हैं। क्या होगा, बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं। बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास जो है कैसे मापिएगा जी, किसकी सहायता से मापिएगा, तो किसकी सहायता से मापिएगा, क्या हो जाएगा, कैलीपर्स हो जाएगा। क्या होगा, कैलीपर्स होगा। बाइनोक्यूलर से क्या कीजिएगा, दूर के वस्तु नाप देना है। बैरोमीटर से वायुदाब और बैरोग्राफ से क्या कर देना है, वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को नाप देना है। आइए आगे बढ़ा जाए।
कहता है जलयान का सही समय का पता, बस अब कुछ एक क्वेश्चन है, अब आपका पूरा ही होने वाला है। जलयान पर सही समय आप कैसे पता कीजिएगा? तो जलयान पे क्या लगा होता है? क्रोनोमीटर लगा होता है। इससे आप क्या कर लेते हैं, जलयान पर आप क्या कर लेते, उसके सही समय का पता लगा लेते हैं। आगे कहता है समुद्र की गहराई कैसे मापिएगा? कैसे मापिएगा? एकदम कूद जाना है। क्या कर देना है जी? कूद जाना है। तो कूदोमीटर, तो ऑप्शन में तो कूदो नहीं है, तो फैदोमीटर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? है ना, क्या कर रहे हैं? कूद नाप देना है कितना गहरा है। समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे बढ़ा जाए। कहता पहिए वाली गाड़ी, पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने का मतलब कैसे पता चलेगा? पहिया वाला गाड़ी है तो ओडोमीटर से नाप देंगे। किससे माप देंगे? ओडोमीटर से क्या कर देंगे जी? नाप देंगे। किससे नाप दीजिएगा? ओडोमीटर से नाप दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि द्रवों की श्यानता कैसे ज्ञात कीजिएगा? द्रवों की श्यानता किससे नाप दीजिएगा? क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर हो जाएगा विस्कोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्कोमीटर हो जाएगा। कहता है परमाणु का खोज किसने किया था? है ना, अगर आपसे पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए जी? परमाणु का खोज किसने किया था? तो परमाणु का खोज किसने किया था? एकदम जल्दी से आंसर कर देना है। किसने किया था? तो जॉन डाल्टन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉन डाल्टन। आगे बढ़ा जाएगा। तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत जो है किसके द्वारा जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था? तो क्या आंसर हो जाएगा? कहिएगा आइंस्टीन हो जाएगा। कहता तैरने का नियम का खोज किसने किया था? तैरने के नियम का खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? क्या हो जाएगा? तैरने के नियम का खोज क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज हो जाएगा। कहता है लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? क्या होगा जी? है ना, क्या हो जाएगा? लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? कहिएगा मीटर हो जाएगा। आगे कहता है विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का जो मात्रक है क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां पे कर लीजिए, है ना, एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। कहते हैं आवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा जी? आवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? आवेग का क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड होगा। और विद्युत आवेश का क्या हो जाएगा? विद्युत आवेश का क्या हो जाएगा? विद्युत आवेश का क्या हो जाएगा? गा कूलम हो जाएगा। आगे बढ़ा जाता है बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था जी? है ना, बैरोमीटर का आविष्कार जो है किसने किया था? बैरोमीटर का आविष्कार कौन किया था भाई? टोरसैली। ठीक है, किसने किया था? टोरसैली ने किया था जी। किसने किया था? टोरसैली ने किया था। आगे बढ़ा जाए। कहता फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन कहिएगा वाटरमैन। फाउंटेन पेन लेविस वाटरमैन। फाउंटेन पेन क्या हो जाएगा? वाटरमैन हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है। आ जाओ भैया अगला क्वेश्चन। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का किसने किया था? सेफ्टी लैंप हम्फ्री डेवी। इसमें नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम्फ्री डेवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम्फ्री डेवी हो जाएगा। आइए, मानचित्र का आविष्कार किसने किया था? मानचित्र का आविष्कार किसने किया था? मानचित्र का आविष्कार किसने किया था? सुमेरियन ने किया था। किसने किया था? तो मानचित्र का आविष्कार कौन हो जाएगा? सुमेरियन हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। कहता है मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया था? ना लास्ट में विविध टाइप का जो 2 4 5 जो बिंदु दिया हुआ था उसको भी हम लोगों ने देख लिया। मोटरसाइकिल का कौन हो जाएगा? जी डेमलर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मोटरसाइकिल का क्या हो जाएगा? जी डेमलर हो जाएगा, है ना, जी डेमलर। आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए जी, है ना। वीर तुम बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। पाश्चुरीकरण का खोज किसने किया था? पाश्चुरीकरण का खोज किसने किया था? लुई पाश्चर ने किया था। किसने किया था जी? लुई पाश्चर ने किया था, पाश्चुरीकरण का खोज किया था। और हाँ, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? रिवॉल्वर का कौन हो जाएगा? सैमुअल क्या हो जाएगा? कोल्ट हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ा जाए। सौर मंडल का खोज किसने किया था? सौर मंडल का खोज किसने हो जाएगा? कोपरनिकस हो जाएगा। केपलर ने क्या किया था? तो ये ग्रहों से संबंधित बातें हो जाएंगी। और जी ब्राडशा का क्या हो जाएगा? इसने खोजा था स्कूटर। क्या खोजा था? स्कूटर खोजा था। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से क्या होता है आपका आज का ये सेशन क्या होता है? पूरा होता है। इसमें हमने क्या किया? फिजिक्स को बिल्कुल ही बिना समय को बर्बाद किए एकदम से शुरुआत से लेके आखिरी तक हमने क्या किया? एक एक चीज आपको क्या कर दिया? बढ़िया से बता दिया। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर लेना है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। और हाँ, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना जी? चलिए, तो इस प्रकार से क्या हो गया? बीपीएससी 17वीं में जो 1700 प्लस वैकेंसी की जो घोषणा जो है हो चुकी है। चंद समय के बाद क्या होगा? आपके समक्ष क्या होगा? पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने रहेगा। लगभग आप यह मान के चले 2000 के आसपास में वैकेंसी रहने की संभावना है। मतलब सीट है ये है, अब देखिए जितना निकल के सामने आ जाए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए खुश रहना है, मस्त रहना है, पढ़ने में एकदम से जबरदस्त रहना है। ओके जी, बाय, जय हिंद, नमस्कार।